यस, सो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम देख रहे थे, तो स्टार्टिंग से हमने क्या क्या देखा है, क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट की बात की थी। ओके, देन एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन की बात की, चार्ज कैरियर्स की बात की। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो हमें पता है। ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करते होंगे। फिर ये हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, F इज इक्वल्स टू ई एंड दैट इज इक्वल्स टू एम ए, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू ई बाई एम। एंड देन हमने बोला था कि अगर टू सक्सेसिव कोलिशन के बीच का टाइम पीरियड को अगर हम डिनोट करें टाउ से, ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमने एक्सेलरेशन निकाला था, दैट इज चेंज इन द वेलोसिटी पर टाइम। सो चेंज इन द वेलोसिटी मतलब फाइनल तो कितनी है, एवरेज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल तो 0 थी, तो डिवाइडेड बाय टाउ टाइम। ओके, सो हमें मिल गया था Vd इज इक्वल्स टू ए टाउ। ए का फॉर्मूला जो पहले देखा था हमने ई बाई एम वो रखा, तो Vd का फॉर्मूला आया ई बाई एम इंटू टॉ। ओके, और उसमें भी हमने देखा था नोट में क्या कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कौन से ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज कौन से ऑर्डर की होती है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी बिटवीन द ड्रिफ्ट, रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो हमारा फॉर्मूला आया था आई का, ओके, NeAVD। ओके, तो वो कैसे आया था कि भाई सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ज्यादा करंट होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिया से n, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने बोला n। सो से कितने होंगे, तो यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ ये हमारा वॉल्यूम हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए NaL, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ही है, ओके, तो वो क्या हो गए NeAl। ओके, और हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T, तो Q/T है तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस NeAl डिवाइडेड बाई T। अब दिस L/T हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देयरफॉर यहाँ पे आ गया NeAVD इज इक्वल्स टू व्हाट, I, माइनस साइन तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ओके, सो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था NeAVD। एंड देन हमने देखा था कि करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमें यहाँ से ही दिख रहा है NeAVD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर एरिया ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ओके, ये हमने देखा था। देन ये न्यूमेरिकल भी हमने उसके बेस का सॉल्व किया था, सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। फिर हमने देखा था मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही थी बट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है मोबिलिटी बट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। ओके, देन करंट डेंसिटी की बात की थी, तो डेंसिटी मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया। ओके, तो और से चार्ज डेंसिटी बोले तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड ऑल नहीं देखते थे हम। वैसे ही हमारा क्या है हाँ, गुड मॉर्निंग। सो करंट डेंसिटी मतलब क्या कि पर यूनिट एरिया जो करंट है वही है हमारा है करंट डेंसिटी, सो दैट इज इक्वल्स टू J। तो यूनिट एरिया है मतलब क्या है, J इज इक्वल्स टू I/A। लेकिन अगर वही डायरेक्शन में होगा, मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो I के डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन अगर I की डायरेक्शन से थोड़ा भी इधर उधर हुआ एरिया वेक्टर मतलब वायर हमारा कहीं से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, इक्वल प्रोपोर्शन में और कहीं से पतला हो गया, तो एरिया वेक्टर थोड़ा मुड़ गया एंगल पर, अगर वो एंगल पर ऐसे मुड़ गया होगा तो एक ही जगह आ जाएगा A cos थीटा, J इज इक्वल्स टू I/A cos थीटा, दैट वी हैव सीन। देन ओम्स लॉ, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था, कल भी हमने देखा ओम्स लॉ। ओके, V इज इक्वल्स टू IR, जो 10th में पढ़ा था वही है ओम। देन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी वही है, R इज इक्वल्स टू व्हाट, रो L बाई A, एंड व्हाट इज रो इज दी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में फिर से हमने पढ़ा, तो रेजिस्टिविटी भी वही है क्या, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो अगर L 1 मीटर लेंगे, A 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वही क्या है, रेजिस्टिविटी। सो उसको रो से डिनोट करेंगे हम, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द
बॉडी। जैसे रेजिस्टेंस किसके इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए हमने बोला था कि इट इज डिपेंडेंट ऑन से व्हाट नेचर ऑफ द मटेरियल, करेक्ट, टेम्परेचर, वेरी गुड, एंड डायमेंशंस। ओके, मतलब ए एंड एल उसमें आ गया, ये तीन थे। और यहाँ पे क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये शेप एंड साइज से तो इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी शेप और साइज से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ओके, और ये हमने देखा था रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की सबसे ज्यादा, फिर हमने देखा था कि एलॉय की, फिर सेमीकंडक्टर की, फिर कंडक्टर की। ओके, एलॉय की आती है इंसुलेटर के पहले, इंसुलेटर के बाद, वो याद रखना। एंड देन हमने देखा था कि कंडक्टर में भी सबसे कम कंडक्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी, कंडक्टर में भी सबसे कम रेजिस्टिविटी कौन से कंडक्टर की होगी, सिल्वर की। यस, 1 मार्क का क्वेश्चन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को क्या क्या अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर सिंपल मैथ्स ही हमने लगाया है। V is equals to IR, V is equals to IR में I is equals to NE VD into R। then VD का फॉर्मूला लगाया है हमने, E का फॉर्मूला लगाया है, E is nothing but say V by R, E is what, V by R। so NEAVD, पहले यहाँ VD का फॉर्मूला लगाया है E by M into tau, फिर E का फॉर्मूला लगाएंगे हम V by R, V और V कट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये रखना भूल गए हैं। सो ये हमने कल देखा था, सबका कट हो गया, रो एल बाई से कंपेयर किया तो हमारा रो आ गया m/n² टाउ। मतलब यहाँ से पता चल जाता है क्या, कि रो जो है वो n के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो रो जो है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रो जो है वो टो के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये टो अगर कम है, टो कम है मतलब क्या, रिलैक्सेशन टाइम कम है, रिलैक्सेशन टाइम कम है मतलब क्या, कोलिजन ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा है तो करंट कम पास होगा, करंट कम पास होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही तो बोले कि टो अगर कम है, तो मैंने बताया था ना, टो अगर कम है, ओके, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, मतलब उसको कोलिजन के साथ रिलेट करो। टो कम है मतलब कोलिजन ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा है मतलब क्या, कंडक्टिविटी और से करंट फ्लोइंग कम है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ये कम होगा। ओके, समझ में आया। तो अगेन टो कम हुआ तो वो भी क्या हो गया, डायरेक्टली कम हो गया। अंडरस्टूड। ओके, सो वो हमने देखा था, टो रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो रहा है वो हमने देखा था। कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना होने पाए, अगर सोच रहे हो और कंफ्यूजन हो रहा है तो लिखकर प्रैक्टिस कर लो। क्या बोला हमने, टाव जो है वो अगर कम हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है, तो हमारे जो कोलिजन है, हमारे जो कोलिजन्स है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब कि जो एक पहले टाव कम हुआ, मतलब से 1 मिनट में 2 कोलिजन हो रहे थे, और अब 2 कोलिजन होने के लिए 1 मिनट नहीं लग रहा है, 0.5 मिनट में ही लग गया, मतलब टाइम कम हुआ। टाइम कम हुआ तो कोलिजन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अब 1 मिनट में 2 नहीं 4 कोलिजन हो जाएंगे। सो टाव कम हुआ तो कोलिजन ज्यादा हुआ, कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो करंट फ्लो कैसा होगा, कम होगा। करंट फ्लो कम कब होता है, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तब। तो देखो यहाँ से रिलेशन आ गया, टो कम है और रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। डन। तो कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, देन बात की थी कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के ही रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टिविटी। ओके, दैट्स इट। और कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस के ही रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर हमने देखा था, तो वो डिफरेंट हमने देखा था। क्या है कि मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा तो ज्यादा कोलिजन हो जाएगा। ओके, सो रीजन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मेटालिक एटम्स व्हिच कॉजेस सम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड उसी का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होगा क्या, सो वही हम देख रहे हैं कि हमने देख लिया कि मेटालिक कंडक्टर्स के लिए क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसका फॉर्मूला कुछ है, तो हाँ है। स्मॉल टेम्परेचर के लिए कुछ फॉर्मूला है और लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कुछ फॉर्मूला है। सो स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली है, डिराइव नहीं करना है। R इज इक्वल्स टू R नॉट इनटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। ओके, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर R नॉट क्या है,
टेम्परेचर जब 0 हो तब कितना रेजिस्टेंस है, वो अल्फा है हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, एंड टी तो जो टेम्परेचर पे हम रेजिस्टेंस ढूंढने वाले हैं वो दैट इज आर रेजिस्टेंस. So R and R naught are resistance of the material at T and 0 degree Celsius and alpha temperature coefficient of the resistance. तो यहाँ पर भी हमने देखा था कि ये जो डिफरेंस है वो इनिशियल तुमने कितना रेजिस्टेंस लिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना तुम इनिशियल रेजिस्टेंस जो होगा वो जितना कम लोगे, ओके, उतना R2 माइनस R1 मतलब वो जो जितना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब R1 ज्यादा है, ओके, तो R2 माइनस R1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मतलब क्या कि R1 हमने पहले सपोज पहली कंडीशन में लिया था कितना से पहली कंडीशन में कोई भी ले लिया से 10 ओम ले लिया, ओके, और 10 ओम से जा रहे हो कहां पर 50 ओम, ओके. तो ये एक केस था. दूसरा केस कि हम 10 ओम नहीं ले रहे, हम 30 ओम ले रहे हैं, ओके. हम क्या कौन सा ओम ले रहे हैं, 30 ओम, और 30 ओम से जा रहे हैं वापस कौन सा से 50 तक. और से वहां पर कहां से कहां गए थे वो तो हम एनर्जी की बात करेंगे तब. अदरवाइज अगर यहाँ से 30 से 50 गए और पहले केस में गए थे कहां से 10 से 50, मतलब रेजिस्टेंस कब ज्यादा मिला, जब तुम ये डिफरेंस ज्यादा रखोगे तब. कि रेजिस्टेंस कब ज्यादा मिलेगा तुम्हारा 50 रेजिस्टेंस कब मिलेगा, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डिफरेंस ज्यादा मिलेगा तुम्हें. कब ज्यादा मिलेगा, R1 है उसकी वैल्यू तुम जितनी ज्यादा लोगे, ओके. वैसे तुम देखा जाए तो तुम बोलोगे कि सर ये R1 ज्यादा लेंगे तो R2 माइनस R1 तो कम मिलेगा. लेकिन हमने देखा था कि किस सेंस में बता रहे हैं, कौन सी सेंस में बता रहे हैं कि जितना ज्यादा चेंज होगा, ये चेंज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, ओके. हम किसकी बात कर रहे हैं कि R1 जितना हम छोटा लेंगे उतना वो चेंज है वो ज्यादा होगा, ओके. तो वैसे देखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन हम इंक्रीज डिक्रीज वाली बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे चेंज की. तो R1 में जितना R1 R2 के बीच में जितना चेंज होगा उतना ही डिफरेंस ज्यादा होगा, करेक्ट. तो चेंज ज्यादा कब होगा, चेंज ज्यादा कब होगा, चेंज ज्यादा होगा हमारा जब R1 हम छोटा लेंगे. अंडरस्टूड, ओके. सुबह सुबह हो रहा है वही सोच रहा हूँ मैं, बट मे बी स्टेबिलाईजर पूरी रात बंद था इस वजह से. हाँ चलो. सो ये हमने देखा. सो R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड T2 माइनस T1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो वो कितना हो गया डायरेक्टली, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1. यहाँ पे अल्फा आएगा. अब ये R1 उस साइड चला जाएगा तो R1 उस साइड चला गया, R1 कॉमन निकल जाएगा तो R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1. मतलब इससे पहले जो था वही R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T. सो R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T की जगह 2 माइनस T1. डायरेक्टली फॉर्मूला है, हमें डिराइव करना नहीं है, ओके. सो अल्फा की वैल्यू भी यहीं से निकल जाएगी, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस डन, ओके. सो ये हमने डिस्कस किया था. रेजिस्टिविटी के केस में भी जहां जहां आ रहा है वहां वहां पे रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे. फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो तो मेटल्स के लिए तो क्या हो जाएगा, वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, वाइब्रेशन बढ़ेगा इसलिए. लेकिन फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, अल्फा नेगेटिव हो जाएगा. मतलब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे चार्जेस की मूवमेंट बढ़ जाएगी. तो इलेक्ट्रोलाइट में तो चार्जेस की मूवमेंट ही चार्ज कैरियर होते हैं, ओके. तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ओके. डन, ओके. सो अल्फा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव देखा था हमने, वही केस है. और ये ग्राफ भी हम देख सकते हैं. मेटल्स के केस में इंक्रीज हो रहा है, फॉर एलॉय के केस में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी. एंड लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सुपर कंडक्टिविटी. तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रही है कंडक्टर के केस में, मेटल्स के केस में. तो उसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि जितना जितना हम टेम्परेचर डाउन करें उतना उतना उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो हमें पता चला कि टेम्परेचर डाउन करते जा रहे एक टेम्परेचर आता है -196 डिग्री सेल्सियस. उस टाइम पर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, 0, ओके.
जीरो हो जाता है, तो मतलब सुपर हाई कंडक्टिविटी। ओके, सो उसी केस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इन सम मेटल्स और एलॉयज व्हेन द मटेरियल इज कूल्ड टू अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री सेल्सियस इट्स रेजिस्टेंस फॉल्स टू जीरो एंड इन दिस स्टेट द मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टिंग। और इस एप्लीकेशन के बेस पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड हो वहाँ पर हम ये यूज़ करते थे। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड हो, जैसे एमआरआई में हमने देखा था। ओके, सो इन एमआरआई स्कैनर और सुपर कंप्यूटर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। डन। ओके, सो तुम कल नहीं आए थे, थोड़ा बहुत रिवीजन समझ में आ गया। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। अगेन जो हमने 10th में ये सब पढ़ा था वही चीज अभी आ रही है। ओके, इलेक्ट्रिकल पावर, रेजिस्टेंस इन सीरीज, पैरेलल, वही सब जो 10th में पढ़ा था वही रिवीजन ही है। देखो, सो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर 10th में पढ़ा था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, तो वही है ये। ओके, जितना काम करेंगे पर यूनिट टाइम में वो पावर है, तो वही चीज बता रहे हैं। It is defined as the rate of electrical energy supplied to maintain the flow of current through a conductor by a voltage source। मतलब क्या बोल रहे हैं, फिर से देखो यहाँ पे सर्किट में से भी पता चल जाएगा। एक वोल्टेज सोर्स है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा, वोल्टेज सोर्स है, तो ये कंडक्टर है जिसमें से चार्ज क्यू पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो क्यू बाई टी मतलब क्या मिलेगा, आई। तो यहीं से तुम बोल सकते हो क्या, व्हाट इज वर्क डन। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या है, ये W रेट बोला है, मतलब क्या, डिवाइड बाय T। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। रेट बोल दिया मतलब पर टाइम तो आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड मतलब जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे पर यूनिट टाइम, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही पावर बोलते हैं। क्यों सप्लाई करते हैं, टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट, अगर हम सप्लाई नहीं करेंगे तो ये फ्लो ऑफ करंट मेंटेन नहीं रहेगा। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट कैसे देते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थ्रू हमारा बैटरी। सो थ्रू करंट थ्रू अ कंडक्टर। थ्रू अ कंडक्टर मतलब ये करंट बाय अ वोल्टेज सोर्स, थ्रू अ कंडक्टर और से विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज सोर्स और बाय अ वोल्टेज सोर्स। डन। क्या है फिर से कि हमारी ये सर्किट है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब जो हम वर्क करते हैं पर यूनिट टाइम, वही। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। ओके, रेट मतलब नीचे टाइम आ गया। सो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, ओके, टू दी रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। क्यों सप्लाई की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू मेंटेन दी करंट। ओके, टू मेंटेन दी करंट। तो मेंटेन करंट कैसे करोगे, बाय अ वोल्टेज सोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। डन। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या है, जो हम रेट मतलब पर यूनिट टाइम जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वही पावर है। सो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड to maintain the current by potential, by battery or say by voltage source or by potential difference to a conductor is known as, or say through a conductor is known as electrical power. Okay, so it is defined as the rate of electrical energy supplied to maintain the flow of current through a conductor by a voltage source. तो power is nothing but work done per time, और यू कैन से वर्क डन मतलब क्या, जैसे हम पहले के 2 चैप्टर में पढ़े, वर्क डन मतलब पोटेंशियल चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी। सो डेल्टा यू बाई टी। नाउ हमें पता है, क्या पता है कि पोटेंशियल को हम लिखते थे W इज इक्वल्स टू वी क्यू लिखते थे, याद हो तो क्यू वी। ओके, W इज इक्वल्स टू क्यू वी और पोटेंशियल इज इक्वल्स टू व्हाट, W बाई क्यू, ऐसा लिखते थे ना, याद आया। पहले 2 चैप्टर में हम लिखते थे क्या कि पोटेंशियल V is equals to W by Q. Therefore W क्या हो जाएगा, QV। So यहाँ पे जो W है वहाँ पर जो W है वहाँ पर हम QV लिख देंगे। So QV लिख दिया और टाइम, अब QV लिख दिया है। So हमें पता है क्या, हमारे ओम्स लॉ से R is equals to V by I, ये हमारा ओम्स लॉ था। ओके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था और V इज इक्वल्स टू IR था। सो R इज इक्वल्स टू V बाय I। हमारा यहाँ पे क्या है, Q और V है। Q और V कहाँ से आया, तो देखो, हाँ, R इज इक्वल्स टू V बाय I। ओके, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q इंटू V है, तो Q इंटू V
ये कहाँ से आया, हमारे वर्क डन के फॉर्मूला से। तो अब ये Q/T क्या है, Q/T तो I होता है, देयरफॉर हमें मिल जाएगा क्या, V × I। सो P का हमें फॉर्मूला मिल गया VI। लेकिन हम अगर यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करें, व्हाट R = V/I, तो यहाँ पे V है और मतलब तुम्हें I नहीं चाहिए तो I क्या हो जाएगा, V/R। तो I की जगह लिख दोगे तुम क्या, V/R, तो वो क्या हो जाएगा V²/R। अगर तुम्हें I और R के फॉर्मेट में चाहिए तो V को निकाल दो, तो V क्या हो जाएगा, I × R। तो यहाँ पे क्या था, VI था, V को निकाल दोगे किससे, I × R से, और दूसरा एक I तो है ही, तो कितना हो गया I²R। तो पावर के 3 फॉर्मूलाज हमें मिले। समझ में आ रहा है पक्का, ये तो हमने 10th में देखा है ना, वही है। क्या बोल रहे हैं, पावर क्या है, पावर = वर्क डन पर यूनिट टाइम। और से हमने कैसे डिफाइंड किया, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द करंट थ्रू अ कंडक्टर बाय अ वोल्टेज सोर्स। तो P = W/T। अभी और हम ऐसा भी बोल सकते हैं ΔU/T। हमने देखा कि वोल्टेज V = W/Q, ये हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कोई एक Q चार्ज को इनफाइनाइट से पर्टिकुलर सिस्टम तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो है पोटेंशियल। सो V = W/Q। सो W क्या होगा, QV। W = QV। सो W की वैल्यू यहाँ रख दी, देयरफॉर पावर = व्हाट, QV/T। ओके, अब हमें पता है I का फॉर्मूला है Q/T। सो Q/T यहाँ पर जो है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, I, तो उसकी जगह लिख लिया IV। तो पावर = VI। ओके, अब हमें पता है क्या कि V क्या है ओम्स लॉ से, IR। सो एक फॉर्मूला तो हमें ये मिल गया, P = VI। ओके, दूसरा अभी मुझे सपोज I नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, V/R। तो V/R, और यहाँ पे V तो है ही, देयरफॉर P क्या हो जाएगा, V²/R। तो ये हमारा P का दूसरा फॉर्मूला। एंड अभी देखो IV है, VR है, तो मुझे IR के फॉर्म में चाहिए, किसके फॉर्म में, IR के फॉर्म में। तो यहाँ से मैं V को निकाल दे रहा हूँ। सो देखो P = I तो है, V को निकाल दिया, V को निकाल देंगे तो V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR। तो V की जगह हम लिख दिया क्या, IR। सो P = क्या हो जाएगा, I²। तो ये हमारे पावर के 3 फॉर्मूलाज हो गए, सिंपल। तो पावर के 3 फॉर्मूलाज VI, V²/R एंड I²R। डन, जो हमने 10th में पढ़ा है वही। ओके, क्या हुआ, क्यों, क्या करेंगे, जाओ मुंह धो लो, पानी पी लो, जाओ आराम से पानी पी लो। पानी पिया, ज्यादा पिया, हाँ, कहाँ से, जाओ जल्दी जाओ। तुम्हें है क्लास ना, वो इंटरमीडिएट तो वहाँ पे ज़्यादा खींच। चिराग क्या करेंगे, हो पाएगा मैथ क्लास तक ले जाना है, क्योंकि आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है। अभी तुम्हें ऐसे ही थोड़ा रेस्ट करना हो तो तुम कर सकते हो, ये जो 10th में पढ़ा था हमने वही सब है। इसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वो सब तुम्हें आता ही होगा। सो वही है। नई चीज़ आएगी तो मैं उठा दूंगा, सोना हो तो सो जाओ वहीं पे बेंच पे।
सृष्टि तुम अकेले हो या तुम्हारा भाई बहन है? बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, छोटा भाई? दो छोटे भाई, दो एक छोटे? बड़ी बहन। अच्छा तुम बड़े हो? वो लोग कौन से स्टैंडर्ड में? 10th और एक छोटे वाला 8th में। अच्छा 8, 10 और अभी तुम 12th में आ गए। वहीं पे है वो लोग भी? बोले हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं है, वहीं पे रह ले तू। क्या हुआ, मिले या नहीं मिले? तुम्हारे पेरेंट्स वो सब वहीं पे? मम्मी बोल रही थी 12th यहीं से कर ले, फिर पापा ने बोला कि तो एडमिशन भी होगा, सब कुछ हो गया, तो 12th यहाँ से कर ले, हरियाणा से फिर यहीं पे आ जाइए। ट्वेल्थ यहाँ पर है। नहीं नहीं सही। एक बार आया हूँ मैं हरियाणा, एक बार नहीं मतलब ट्रैवलिंग तो वहाँ से काफी बार किया होगा, लेकिन ट्रैवलिंग ही किया है, कहीं घूमा नहीं। कौन से शहर में गए थे सर आप? मतलब वही ट्रैवलिंग रूट ही इसे पास हुआ, मतलब जब हम सपोज कश्मीर गए थे, मतलब ये तो बहुत पहले की बात है, 15 इयर्स बिफोर हम अमरनाथ यात्रा करने गए थे। वो मैं पैदा भी नहीं हुई। फिर उसके दूसरे ही ईयर वापस अमरनाथ यात्रा वैष्णो देवी तब गए थे, 2009-10 की बात है। फिर अभी 2 इयर्स बिफोर हम उत्तराखंड गए थे, मतलब 4 धाम यात्रा करने, तब भी फिर रूट। और उससे पहले हम जब मैरिज के बाद गए थे घूमने, तब भी हरियाणा थ्रू गए थे, मतलब बाय रोड, शहर में घूमे नहीं थे हरियाणा में कहीं पर भी। ऊपर से गए हो हाईवे से? हाँ हाईवे से ही हम वो वहाँ जा रहे थे, हिमाचल जा रहे थे, उससे पास ऑन हुए थे। नीचे कोई हरियाणा आते हैं? आएगा नहीं, दिल्ली में ही तो उतरे थे, फ्लाइट दिल्ली तक की थी, तो दिल्ली से फिर हरियाणा। नाइस नाइस। नॉर्थ में एटमॉस्फेयर एंड ऑल बहुत ही अच्छा लगता है। वो तो बहुत ठंडा है, वो मैं गया नहीं, लेकिन पता है मुझे। लेकिन वहाँ पर भटोरे अच्छे नहीं है। क्या नहीं अच्छा? भटोरे मतलब रोड रोड, यस। नहीं, रोड नहीं बोला मैंने, तो भटोरे। मतलब भटोरे खाने अरे नहीं, उपले को बोलते हो ना आप? नहीं, क्या वो आपको उपला भी नहीं पता? खाने की चीज? अरे नहीं सर, तो उपला बायोगैस बनती है। ये चिराग को पता अच्छा चिराग को क्या हुआ? वो ज्यादा क्वांटिटी में हम बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ। गोबर होता है ना वो, उसके हाँ। गोल गोल बनते हैं, हाँ, अब समझ गए, अब वो समझ हम उसको भटोरा बोलते हैं वहाँ पे। गए। क्या बोलते हैं? भटोड़ा। अच्छा। उसके लाइन लगा के ऊपर से, फिर उसको जो होता है पराली बोलते हैं, उसका बांध कवर कर देते हैं, तो उसको भटोरा बोलते हैं। फिर उसका क्या करेंगे? तो फिर उसको जब सर्दी हो जाती है तो वो सूखते नहीं है ना, हाँ। तो हम गर्मी में सुखा के बांध लेते हैं सभी। हम्म, मेरे पास में भैंस है, तो फिर उसको जलाते हैं सर्दियों में। हम पार्क में जाती थी माँ जी के साथ गोबर बांधने के लिए। अच्छा। तो फिर यहाँ तक बिल्कुल हाथ से सुन्न हो जाते थे, फिर हम आग जलाते थे वहीं पे ही। वहीं में फिर फायर कैंपिंग हो जाती थी, फ्री की फायर कैंपिंग। फ्री के पत्ते होते थे, तो सूखे हुए लकड़ियाँ जो थी सूखी हुई, तो उनको जला के माँ से लेके जाते थे, तो वहीं पे हाथ सेकते गोबर पाते। फिर वहाँ एक दो फोटो क्लिक करते रेलवे स्टेशन पे, कि फिर ऐसे नाम वगैरह लिख के पेड़ों के ऊपर, तो फिर चले जाते घर पे। मम्मी कभी नहीं करती बाहर का काम, मैं और माँ जी करते हैं भैंस का। मम्मी घर का करते हैं, पापा बाहर का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या? कौन सी क्या? वंशिका दीदी का वो भी हरियाणा से थे। हाँ वंशिका और उसका भाई आशीष। यस। अभी परसों ही वो लोग मिलने आए थे, वो पूरी बैच, ऋषिराज, अंकित, सुमित। आशीष नहीं आया था, वो 3 आए थे। 2 साल के बाद मिलने आए, 12th कंप्लीट हो गया तो मिलने आए थे। तो कैसे हो ये वो काफी 1 घंटे बैठ के गए ऐसे ही सब बात कर रहे थे। हाँ चलो, ये हमने देखा कि पावर के 3 फॉर्मूलाज हमें मिले। अभी हमें पता ही है, हमने पढ़ा ही था 10th में पावर का यूनिट क्या होता था, याद है ना?
वॉट। जैसे हम बोलते थे कि भाई 15 वॉट का बल्ब है, 9 वॉट का बल्ब है, 20 वॉट का बल्ब है। ओके, सो पावर का यूनिट हम जो यूज करते हैं वो क्या है? वॉट। ओके, और ये हमारा ऐसा यूनिट है, और कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर। क्या? हॉर्स पावर, HP। ओके, वो कमर्शियल यूनिट है, मतलब बड़ा यूनिट है। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर जो मतलब जो जिससे हम पानी नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ओके, इलेक्ट्रिकल वाटर मोटर, ओके, पानी की मोटर जो होती है, उसकी कैपेसिटी अगर तुम देखो तो वो वॉट में नहीं लिखी होगी। लिख सकते हैं लेकिन वॉट में जनरली नहीं लिखेंगे, वो बोलेंगे कि HP, हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, ऐसे। तो हॉर्स पावर वॉट से बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट है हॉर्स पावर। ओके, तो बहुत ज्यादा पावर की बात चल रही हो तो हम हॉर्स पावर की बात करेंगे। अदरवाइज हमारे घर में अगर बात चल रही हो, जैसे कि AC कितना वॉट लेगा, बल्ब, फैन कितना वॉट लेगा, तो वहां पे हम कितना पावर लेगा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? वॉट। ओके, सो बल्ब है सो 15 वॉट, फिर सपोज फैन है सो 30 वॉट, AC है तो AC तो भाई खतरनाक लेगा 80 वॉट। ये बोर्ड है हमारा। ओके, तो बोर्ड जाता है हमारा 200 वॉट तक जाता है, 200 वॉट तक ये बोर्ड अपना। तो मतलब डिपेंड कि तुम्हारी एप्लीकेशन कैसी है। AC में, बोर्ड में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, सो वो हमारा यूनिट है वॉट। और कमर्शियल यूनिट क्या होता है? हॉर्स पावर। कभी पूछ ले कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना, तो याद रखना 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट? 746 वॉट। तो कन्वर्ट करना कभी पूछ ले क्या, कि सपोज मेरे पास है 2.5 HP की इलेक्ट्रिकल मोटर। सो ऐसा गिवन होगा, डायरेक्टली तुम्हें नहीं गिवन होगा, कि मेरे पास 2.5 HP की इलेक्ट्रिकल मोटर है और मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और से एक चीज है और एक अप्लायंसेस है जिसका रेजिस्टेंस है कितना? से 10 ओम, एंड उसमें से करंट पास हो रहा है से 10 एम्पियर। तो बताओ वोल्टेज कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, तो क्या करेंगे? हमें क्या गिवन है? पावर गिवन है, R गिवन है, I गिवन है। तो पावर का फॉर्मूला तो पता ही है हमें। ओके, सो पावर का फॉर्मूला होता है क्या? V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है। 3 फॉर्मूला अभी हमने देखे ना, V इंटू आई, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R। सो 3 फॉर्मूला है, तो हमें तो V ढूंढना है, तो मैंने V वाला ले लिया। सो अब क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई I। तो पावर कितना है भाई? 2.5 HP, लेकिन हमारा तो वॉट वाला फॉर्मूला है, सो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 HP का इतना वॉट है, सो 2.5 HP का कितना वॉट होगा? तो वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सो वो पावर हो जाएगा कितना? 746 इंटू 2.5। ये पावर आ गया डिवाइडेड बाय करंट। करंट है तुम्हारा 10। ओके, सो ये फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आए दैट इज योर वॉट। ओके, सारी वैल्यू गिवन है। तो ऐसे ये तो एक मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो अब वापस ये जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसी को तो हम पावर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है? ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस वही चीज क्या, कि पावर इज इक्वल टू W बाई T। तो अब हम वापस किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी W की। सो W क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। सो पावर क्या है हमारा? VI इंटू पावर के तो हमारे पास 3 फॉर्मूला है, सो VI इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट VIT। अगेन यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल्स टू व्हाट? VIT। अगेन यहाँ पर तुम सपोज मुझे V नहीं चाहिए, तो V इज इक्वल्स टू क्या था? IR। ओके, तो V नहीं चाहिए तो V की जगह मैं लिख दूंगा IR, और यहाँ पे I तो है ही, इंटू T। सो वो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। याद आया? ओके, सो W इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अगर मुझे देखो V और I आ गया, I और R आ गया, तो अभी हमें मुझे चाहिए I चाहिए ही नहीं। अगर I नहीं चाहिए तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V डिवाइडेड बाय R। V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर हम I की जगह लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख दो W इज इक्वल्स टू V जो है I की जगह क्या लिखेंगे? V बाय R। सो V बाय R इंटू T। सो W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V स्क्वायर R
बाई वी स्क्वायर टी बाई आर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूलाज बन गए। जैसे पावर के 3 है वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी 3 फॉर्मूलाज है। ओके, ये रहे देखो। नाउ ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ये तो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा जूल। ओके, और कमर्शियल यूनिट, ये तो ऐसा यूनिट हुआ कमर्शियल यूनिट। जैसे वहां पर वॉट था और कमर्शियल यूनिट एचपी था, वैसे ही यहाँ पर ऐसा यूनिट है जूल और कमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगा किलो वॉट आवर। क्या हो जाएगा किलो वॉट आवर। याद रखना किलो वॉट आवर ये हमारा क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे घर पर कोई भी इंडिया के कोई भी घर हो, वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हमारा जो लाइट बिल आता है पावर बिल आता है, लाइट बिल आता है, उसमें हम बोलते हैं ना कि 200 यूनिट कंज्यूम हुआ, 300 यूनिट कंज्यूम हुआ, 500 यूनिट कंज्यूम हुआ। तो ये जो यूनिट है वो क्या है, सो 1 यूनिट जो हमारा लाइट बिल आता है उसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वॉट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 1 किलो वॉट आवर। मतलब अगर तुम्हारा बिल आया है 200 यूनिट कंज्यूम हुआ है, कितना 200 यूनिट तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है 200 किलो वॉट आवर। इसका मीनिंग क्या है 200 किलोवाट आवर का मीनिंग क्या है 200 किलोवाट आवर का मीनिंग ये है कि तुमने अगर 24 घंटे अगर ले रहे हो, ये तो 1 आवर मतलब जितने आवर के लिए, ओके, सो 200 किलोवाट इनटू आवर, मतलब कि अगर तुमने 1 घंटे के लिए तुमने 200 किलोवाट कंजम्पशन किया, मतलब 200 किलोवाट, हाँ किलो मतलब 10⁻³ तो मतलब 200 इंटू 10⁻³ वॉट इंटू आवर। ओके, तो मतलब तुम्हारा टोटल कितना कंजम्पशन हुआ है 2 मतलब टोटल कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁵ मतलब 2 लाख वॉट। तो ये कैसे गिना जाएगा, जैसे कि अभी एसी ले रहा है मान लो 50 वॉट, फिर ये ले रहा है 30 वॉट, टोटल कितने हो गए 80, फिर ये ले रहा है 200 तो टोटल कितने हो गए 280। ओके, फ्रिज ले रहा है, फिर कुछ भी वॉशिंग मशीन ले रहा है, टीवी ले रहा है, सब कुछ ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं। सो वैसे कंज्यूम करते जाएंगे सब कुछ सम करते जाएंगे, सो टोटल जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा ऐसे 200 यूनिट्स लाइक दैट। समझ में आ रहा है, तो वो वॉट पे ऐड, ये तो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज हमारा तो यही चीज है। ओके, बट जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ। सो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, तो ये हमने देखा था उस टाइम पर भी 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ओके, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है। और जूल को हम लिखते थे, याद हो तो, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड। याद है, जूल को लिखते थे न्यूटन इंटू मीटर पर, मतलब जूल को लिखते थे न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन यहाँ पर सेकेंड लेंगे हम, क्यों, क्योंकि पावर का यूनिट है, तो पावर जूल न्यूटन मतलब जूल पर सेकेंड, W क्या है जूल और टाइम क्या है सेकंड, तो जूल पर सेकंड मतलब वॉट बन गया। ओके, तो जूल क्या था न्यूटन इंटू मीटर, ये तो सिर्फ याद दिलाने के लिए। सो 1 किलोवाट आवर, ये भी याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट एंड that is equal to 3.6 into 10⁻⁶ joule. Okay, चलो, that's it. Yes. Okay, again 10th में पढ़ा था वही कंसेप्ट, क्या, रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो हमारे पास रेजिस्टर है, अब यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं, ये सब तो तुम्हें आता ही है। ओके, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो देखा हमने जैसे कि ये 3 रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। सीरीज में कनेक्ट करना मतलब क्या कि एक का देखो 2 एंड होंगे, सपोज ये रेजिस्टर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट। सो अगर पहला रेजिस्टर का जो एंड पॉइंट है उसी से दूसरे रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट कर दिया जाए, मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, वैसे कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो क्या है सीरीज। ओके, लेकिन पहले रेजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे रेजिस्टेंस का भी स्टार्टिंग पॉइंट ही जोड़ दिया जाए, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ओके, सो ऐसा समझो ये 2 रेजिस्टर है। ओके, ये पहला ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, वैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। पहले वाले का एंडिंग पॉइंट और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे कनेक्ट किया, तो वो क्या हो गया सीरीज। ओके, वो क्या हो गया सीरीज।
मतलब स्टार्टिंग एंडिंग वैसे चलेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे कनेक्ट किया, कैसे, पहले यहाँ कनेक्ट किया, ये दोनों कनेक्ट कर दिए, मतलब कैसे, ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ऐसे तो हम करेंगे नहीं, मतलब ऐसे बोलेंगे ना हम। ओके, तो ये क्या था स्टार्टिंग, ये क्या था स्टार्टिंग, ये क्या है एंडिंग, ये क्या है एंडिंग। तो पहले वाले का स्टार्टिंग का कनेक्शन किसके साथ किया, दूसरे वाले के स्टार्टिंग के साथ, और पहले वाले का एंडिंग का कनेक्शन दूसरे वाले के एंडिंग के साथ किया, इसे बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ये कौन सा हो गया, पैरेलल, और ये कौन सा हो गया, सीरीज। समझ में आया? ओके, सो सीरीज कनेक्शन तो ये हमने देखा ही है। अब देखते हैं, देखो V वोल्टेज सोर्स है और करंट I है। हम देख ही सकते हैं क्या कि यहाँ से जितना करंट पास होगा फिर रेजिस्टर में से पास होगा, वही करंट फिर वापस R2 में से पास होगा, R2 में से बाहर निकलेगा, वही करंट वापस R3 में घुसेगा और R3 में से भी बाहर निकलेगा और वापस यहाँ करंट सेम होगा। ओके, मतलब सब में करंट सेम होगा, तो सब में करंट सेम होगा सीरीज में, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा पोटेंशियल में, V1 V2 V3। तो हम टोटल V कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगेन यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR, सो V1 इज इक्वल टू IR1। क्योंकि I1 R1 नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि I तो सब में सेम ही है, जितना उसमें जा रहा है वही बाहर निकल के R2 में, वही बाहर निकल के I3 में, सो I सब में कॉमन है, देयरफॉर IR1 IR2 IR3। अब तीनों में से हमने I को कॉमन ले लिया। V टोटल V जो है उसके लिए भी हम लिख सकते हैं I इंटू R, टोटल V के लिए, सो उसको लिखा I इंटू R, सो I कैंसल्ड हो गया, तो ये जो टोटल R है दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज, दैट्स इट। ये तो हमने देखा ही था, डन। ओके, एंड नोट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब दिस वन कॉम्बिनेशन इज मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब कि ये जो सीरीज में हमें आंसर मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और से टोटल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू पूरी की पूरी सर्किट में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा होगी। ओके, जैसे ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो 3 ओम से भी ज्यादा होगी, तो वो तो कितनी मिलेगी, 6 ओम। डन। ओके, सिंपल है। तो फिर वैसा ही दूसरा क्या था, दिस प्रोवाइड, आई विल प्रोवाइड द नोट्स, ओके, सो दैट यू कैन रीड इट। ओके, सो नेक्स्ट है, बढ़े आगे, सृष्टि, यस सर, हो गया। हाँ, ओके, सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जैसे मैंने बोला कि देखो ये R1 है, उसका स्टार्टिंग उसका एंड, R2 का स्टार्टिंग R2 का एंड, R3 का स्टार्टिंग R3 का एंड। तो देखो R1 के स्टार्टिंग पॉइंट से R2 का स्टार्टिंग पॉइंट, R3 का स्टार्टिंग पॉइंट जोड़ दिया, सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक साइड, सबके एंडिंग पॉइंट एक साइड, तो ये क्या हो गया, पैरेलल। अब पहले वाले केस में क्या था कि R1 में जितना I जा रहा था, फिर R1 में से बाहर निकल रहा था और वो R2 में जा रहा था, फिर R2 में से बाहर निकल रहा था करंट और R3 में जा रहा था, वैसा यहाँ हो रहा नहीं है। यहाँ ऐसे I जा रहा है और वो बट गया, ऊपर गया I1, बीच में गया I2, नीचे गया I3, वैसे बट गया। ओके, सो यहाँ पर करंट सेम नहीं है, तो सेम एक चीज है क्या, पोटेंशियल। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सबके सेम है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। ओके, सो वहीं पे वापस वही लगाएंगे क्या, V इज इक्वल्स टू IR। ओके, तो V सब में सेम है तो V एक ही लिखो, और बाकी सबके लिए I1 R1, I2 I3 R3। डन। अब क्या डिफरेंस है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। लास्ट केस में क्या था, सीरीज में V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, क्योंकि वहां पे I सेम था, यहाँ पे I सेम नहीं है, यहाँ पे I सेम नहीं है, I डिफरेंट है, तो उसका सम करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वो सबकी वैल्यू पुट की, तो ऊपर वाला V कॉमन निकल के कट हो गया, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिंपल। यही केस हमने देखा था आगे भी, क्या कि अगर सेम रेजिस्टेंस हो, क्या हो, सेम रेजिस्टेंस, अगर सेम रेजिस्टेंस हो, हमने कैपेसिटर के केस में देखा था, तो वैसा ही केस यहाँ बोल सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस क्या है, सेम, मतलब ये भी 1 अपॉन R ही है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है से 1 अपॉन R, इसकी भी है 1 अपॉन R, इसकी भी है 1 अपॉन R, मतलब 10 ओम 10 ओम 10 ओम सेम है। सो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, मतलब वो हो जाएगा 3 अपॉन R। करेक्ट, वो 3 अपॉन R हो जाएगा, और वो उल्टा करेंगे ना, ये तो 1 अपॉन R रेजिस्टेंस की वैल्यू है, सो उसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा R बाई 3। डन। ओके, मतलब R बाई N,
अगर 3 होगी तो 3, 5 होगी तो R/5, ओके लाइक दैट। ओके चलो, सो अब देखो यहाँ पे उल्टा, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लेस देन दैट द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब यहाँ पे होगा 1, 2 और 3, तो जो हमारा इक्विवेलेंट मिलेगा R इक्विवेलेंट, वो 1 से भी छोटा होगा। ये 1 है, 2 है, 3 है, तो सीरीज में क्या था, ये 3 से भी इक्विवेलेंट बड़ा होगा, और ये 1, 2 और 3 है तो इक्विवेलेंट 1 से भी छोटा होगा। अंडरस्टूड? सो दैट्स इट, यही हमारा रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल है। एक्चुअली इट इज अ रिवीजन ऑफ 10th क्लास। ओके, नया इसमें कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वही है। डन? ओके चलो, ये नया है। ओके, ये एक्चुअली नया हम बोल सकते हैं, यस नया बोल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2nd चैप्टर, अभी जो हमने लास्ट मंथ में डिस्कस किया वो। ओके, सो डिस्कस करते हैं। अब चिराग उठ जाओ, बस अब थोड़ा ही है। कवन उसको थोड़ा ऐसे उठा लो। अच्छा चलो, सो क्या करेंगे हम, ईएमएफ डिस्कस कर रहे हैं। ईएमएफ दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पहले डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, देखो, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell। क्या बोल रहे हैं, ये हमारी बैटरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम बैटरी पढ़े ना, वही CuSO4 ZnSO4 वाला केस। ओके, तो वही है CuSO4 ZnSO4 वाला इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इन शॉर्ट नीचे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ZnSO4 CuSO4 ना H2SO4 है मान लो। ओके, दोनों के लिए सेम। सो कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी है। मतलब जैसे हम नहीं बोलते हमारी बैटरी होती है, कार में बैटरी होती है, ओके, बाइक में बैटरी होती है, ये ऐसी बैटरी है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो डिफरेंट मटेरियल के होंगे। वो डिफरेंट मटेरियल का क्या होगा, पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैंने कॉपर का लिया इलेक्ट्रोड तो अलग होगा, मैंने जिंक का लिया तो अलग होगा। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, वो सब केमिस्ट्री में हमने देखा। सो अगर ये पूरा का पूरा सर्किट है, मतलब क्या, इलेक्ट्रोड है, मतलब यहां से इलेक्ट्रोड है और ये पूरी सर्किट कंप्लीट की गई है, तो बस इतना गिवन है। यहां से हम कोई भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मतलब करंट पास होने लगेगा। क्यों, केमिकल रिएक्टिविटी, रेडॉक्स रिएक्शन होगी ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ पे वही केस हमारा CuSO4 ZnSO4 वाला, तो Cu में से Cu+2 बन जाएगा, Cu में से Cu+2 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर और यहाँ जाएंगे, तो वहां जिंक Zn+2 इसके अंदर होगा, या फिर H2+ होगा, H2SO4 लिया तो H2+, और ZnSO4 होगा तो से Zn+2। वो Zn+2 ये दो इलेक्ट्रॉन लेके बन जाएगा Zn, और यहाँ चिपक जाएगा। ओके, और फिर वापस वही जो हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, तो वो प्रोसेस रिपीट होगी। मतलब करंट पास होने लगा, करंट पास होने लगा, लेकिन हमने इसमें से करंट निकाला नहीं अभी तक। ये करंट चालू हो गया, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हुई, जैसे ही मैंने दोनों इलेक्ट्रोड को ऐसे अंदर रखा, रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गई और करंट पास होने लगा। यही केमिस्ट्री में देखा हमने। लेकिन इसमें से हम कोई भी बल्ब अभी ग्लो करवा रहे हैं नहीं है। जब नहीं ग्लो करवा रहे हैं, मतलब वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं, तब जो वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज को हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, और वही है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। मतलब बैटरी और जो करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब हमने पहले इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन 10 में पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे थे। यहाँ पर हम केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्जन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो देखो, अगर पूरा चैप्टर हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर सोचो डायरेक्ट हम ये देखते तो हमें समझ में आता, मतलब समझ में तो आता लेकिन उतना नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट किसका है, केमिस्ट्री का है, और टॉपिक है फिजिक्स में। ओके, सो ये बैटरी है हमारी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या किया,
केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई मिलेगी, लेकिन अभी हमने उसका यूज नहीं किया। अगर हमने अभी यूज नहीं किया तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें, बीच में डाल दो वोल्ट मीटर और चेक करो कि कितना वोल्टेज आ रहा है। वो जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज ई, मैक्सिमम होगा ना वो, क्योंकि अभी उसमें से तुम कुछ निकाल ही नहीं रहे हो। अब अगर तुमने बीच में बल्ब लगा दिया तो वो बल्ब ग्लो करेगा। ओके, तो मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सो अब फिर से पढ़ता हूं, देखो, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। ओके, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कब, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल में से कोई भी करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? इट इज डिनोटेड बाय ईएमएफ और से कैपिटल ई। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी रेजिस्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है, वो ऐसे कंडक्टर थोड़ी है कि हाँ जाओ, कंडक्टर तो है ही, कंडक्टर है, लेकिन कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी तो होगा। कंडक्टर मतलब ऐसा थोड़ी सुपर कंडक्टर है, कोई भी ऑपोजिशन नहीं, जाओ तुम जाओ, जैसे जाना हो वैसे जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो तो हमें पता है, लेकिन रेजिस्टिविटी होती तो है ना, होती तो होगी, होती होगी मतलब क्या, होती ही है। ओके, सो ये इलेक्ट्रोड है, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यही है इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कौन, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं internal resistance. So it is the resistance offered by the electrolyte and electrodes of a cell when the current flows through it. मतलब इसमें से जब करंट पास होगा, जैसे ये डाला, ऑक्सीडेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन पास हुए, गए 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 गए, यहाँ आ गए, फिर चार्जेस यहाँ पर तो चार्जेस है तो नेगेटिव आयंस वापस यहाँ आए, फिर वापस यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तब जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा ये इलेक्ट्रॉन्स को और से करंट को, वही है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हमने डाला, अभी सीरीज पैरेलल देखा, तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। सिंपल। तो क्या था ईएमएफ? ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, कब, व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट। उसमें से हम करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तब के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज द ईएमएफ। अब रेजिस्टेंस भी ऑफर्ड होगा, भले ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा। तो वो रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है? इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट में से पास हो रहे हैं, मतलब दो ही लोग हैं, तो वो दो लोग जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, कौन, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो दो की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो रिलेशन देखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, 2 मार्क्स में या 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हमने देखा था, याद हो तो केमिस्ट्री में। ओके, सो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने बोला था कि तुमने ले लिया क्या, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिए, प्लेटिनम ले लिया, ओके, तो गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो ये तो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इतना होगा नहीं, तो मतलब तुम्हें इतना करंट मिलने वाला नहीं है। सुन, और अगर बहुत अच्छा रिएक्टिव वाला लिया, ओके, जैसे कि पोटेशियम का, सोडियम का, ओके, कैल्शियम का, अभी हमने कॉपर का लिया है, तो ऐसा सब लिया तुमने, तो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ज्यादा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा मिलेगा, वही चीज है। सो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ओके, तो कौन सा नेचर है उनका, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, के ये जो टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा है कितना कम है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, देखो हमने अभी देखा था कि रेजिस्टिविटी वाले केस में कि मेटल का जो मेटल है मतलब कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। लेकिन वही सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में हेल्पफुल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस जो है जल्दी मूव करने लगेंगे। आयंस, चार्जेस मतलब आयंस जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, वो जल्दी मूव करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी मूव करेंगे, तो अच्छी बात है, वही तो चार्ज के दे रहे हैं।
ओके, तो वही केस यहाँ पर है कि अगर वो बताया नहीं है लेकिन ऐसा पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। डन। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। भाई ये इलेक्ट्रोड्स है, उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, सो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, वैसे क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर इलेक्ट्रोड्स है एक दूसरे के एकदम नजदीक रखे हुए हैं, ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी 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 लेस। ओके, नजदीक है। अच्छा, एंड लास्टली एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये तुमने कितने अंदर डाले हुए हैं इलेक्ट्रोड्स, मतलब ऐसे थे ये थोड़ा ही इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ टच ही किया हुआ है तो रेडॉक्स रिएक्शन इतनी होने ही नहीं वाली, और होने नहीं वाली मतलब क्या है, करंट कम मिलेगा। ओके, तो जितना ज्यादा इमर्ज होगा इलेक्ट्रोड अंदर उतना ज्यादा करंट मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा अंदर जाएगा उतना ज्यादा करंट मिलेगा, उतना ज्यादा करंट मिलेगा मतलब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस उतना ही क्या मिलेगा, कम। करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो जितना ज्यादा अंदर उतना रेजिस्टेंस कम, जितना ज्यादा बाहर इमर्ज नहीं होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोड्स बाहर होंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। डन। ओके, वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैंने तुम्हें यही बता दिया, तो याद रखना। ओके, तो याद रखना, लिख देता हूं क्या, जैसे कि नेचर पहला है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर जैसे मैंने बोला ना, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इसके लिए क्या, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो जितने ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा हमें, तो रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। डन। ओके, सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स केमिकली, हाँ केमिकली मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मतलब रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तो हमने अभी देखा क्या, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा ड्यू टू दी आयंस। ओके, तो टेम्परेचर ज्यादा तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम। ओके, सो टेम्परेचर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, देन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस is directly proportional to the internal resistance and area of the electrodes immersed in the electrolyte। जितना ज्यादा एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड डूबा हुआ होगा, इमर्स्ड होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा मतलब उतना ज्यादा करंट पास होगा, उतना ज्यादा करंट मिलेगा मतलब उतनी ही रेजिस्टिविटी क्या है, कम। तो जितना ज्यादा अंदर उतनी रेजिस्टिविटी और से रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो ज्यादा और कम तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो से इमर्ज, इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r। तो तीनों तीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे, ये भी डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 2 मार्क और 4 मार्क में पूछे तो ये 4 पॉइंट लिख देने हैं। ओके, 2 मार्क में पूछे तो भी 4 पॉइंट लिख दो, 4 मार्क में पूछे तो भी ये 4 पॉइंट लिख दो, और 4 मार्क में पूछे तो ये 4 पॉइंट के साथ साथ ये भी लिख दो कि भाई जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा, वो भी लिख दो। 4 मार्क में पूछा है तो 2 ही मार्क्स में पूछा है तो ये 4 पॉइंट लिख दो, बात खत्म। ये सब चीजें 1-1 मार्क में अलग से भी पूछी जा सकती है। डन। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं तुम्हें साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। ओके, तो वैसे ही पूछा जाएगा तो हम बोल देंगे, कंसेप्ट क्लियर रखना। डन। ओके, तो वही सिलेबस यही है। अभी जैसे हमने ये पढ़ लिया और JEE नीट में गुजकेट में क्वेश्चन आया कि भाई
इलेक्ट्रोड जितने नजदीक होंगे तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो वो तो हम सोचेंगे यार ये कहाँ से पूछ लिया, हमें तो सिर्फ इतना बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो डिपेंड होता है वो बात हमने पढ़ी ना यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंडेंसी है इंटरनल रेजिस्टेंस। वो डिपेंडेंसी है लेकिन कैसी है वो भी पता होना चाहिए, तो वहां पे वो पूछा है। ओके, फिर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेबस के बाहर का है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, तो वो कॉम्पिटिटिव बेस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, देन अब बात करते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ नहीं है, जो अभी ईएमएफ था, ईएमएफ क्या था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कोई भी करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तब। तो मान लो कि हम करंट विड्रॉ कर रहे हैं, बीच में तुमने बल्ब डाल दिया तो मतलब तुमने करंट विड्रॉ कर लिया। अब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से बता रहा हूं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो था, ईएमएफ क्या था, EMF is nothing but potential difference between the electrodes when no current is drawn from it। यही था। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, EMF क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई भी करंट उसमें से ड्रॉ नहीं होता था तब। लेकिन अगर हमने कोई करंट ड्रॉ किया, मतलब जैसे यहाँ पे ये R नहीं था लेकिन अब तुमने R डाल दिया यहाँ पे, R मतलब ये बल्ब है, ऐसा समझो, ये R क्या है, बल्ब है, बल्ब है, टीवी है, फोन चार्ज कर रहे हो, कुछ भी है, तो वो तुमने करंट यूज कर लिया। अब तुम करंट का यूज कर रहे हो, पहले वो करंट का यूज नहीं कर रहे थे, तब मैक्सिमम पोटेंशियल था, तो वही मैक्सिमम पोटेंशियल को हम क्या बोलते थे, V max। दैट V max इज नथिंग बट हम क्या बोल रहे हैं, EMF। डन। अब हम उसमें से करंट निकाल रहे हैं, मतलब कम हो रहा है। ओके, तो अब E में से थोड़ी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब जो पोटेंशियल मिलेगा मुझे, जो E में से थोड़ी वैल्यू कम हो गई, सपोज R है, सो से V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR। V इज इक्वल्स टू IR ना, पोटेंशियल डिफरेंस उसका माइनस किया, इसका V माइनस किया, तो V इज इक्वल्स टू क्या है, ओम्स लॉ से IR। तो जो मेरा EMF था, मतलब जब सर्किट कनेक्टेड नहीं थी तब का, उसमें से मैंने अभी जो सर्किट कनेक्ट की उसका माइनस कर दिया, तो मुझे जो पोटेंशियल मिलेगा यही है क्या, मेरा टर्मिनल पोटेंशियल। डन। ओके, सो ये मैंने तुम्हें समझा दिया, आप पढ़ लेते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, between the two electrodes of a cell in a closed circuit when current is drawn from it। okay, तो जब करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तब करंट ड्रॉ कर रहे हैं मतलब उसमें से माइनस कर रहे हैं, तब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है टर्मिनल पोटेंशियल। तो देखो V इज इक्वल्स टू E माइनस R। वो केस में क्या था, V इज इक्वल्स टू E, क्योंकि हमने कोई सर्किट रखी नहीं थी, लेकिन सर्किट रखी तो अब EMF जो है उसमें से माइनस होगा, जो भी अभी दो रख दी मैंने, देखो यहाँ पे R है, R1 है, ओके, यहाँ पे ऐसे दूसरा भी रख दिया है क्या, R2। तो क्या करोगे तुम, पहले तो R1 और R2 सीरीज में है तो उसका R इक्विवेलेंट निकालोगे, R इक्विवेलेंट निकालने के बाद उसको माइनस करोगे, R इक्विवेलेंट इनटू I, और वो वोल्टेज माइनस करोगे। डन। तो ये होता है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, तो डिफरेंस समझ में आ गया, तो अभी हमें डिफरेंस ही समझना है फिर से, जो पूछा जाता है। ओके, कहाँ गया, आगे आएगा। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ EVR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम अब आगे बस सिर्फ मैथ्स के स्टेप्स है, सिंपल मैथ्स। देखो कैसे, हमने अभी ही देखा, क्या देखा हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R, अभी देखा हम। ओके, सो I इंटू R यहां चला गया तो E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, V प्लस I R। डन। समझ में आया। ओके, सो IR क्या हो जाएगा, IR, अगर IR को एक जगह, इसको इस साइड ले आओ, सो IR पॉजिटिव हो गया, और V को उस साइड ले जाओ तो वो क्या हो गया, E माइनस V हो गया, देखो आ गया IR इज इक्वल्स टू E माइनस V। तो जो हमने लिखा था वही है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे करके लिखा है। अब I इज इक्वल्स टू V बाई R,
ये कहां से आया? ओम्स लॉ। ओके, सो I इज इक्वल्स टू V बाई आर, तो ये I की जगह हम क्या लिख देंगे? V बाई आर। ओके, देखो कैसे, I इज इक्वल्स टू क्या है? IR इज इक्वल्स टू E माइनस V। सो देखो यहां से मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, क्या है? IR इज इक्वल्स टू E माइनस V, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E माइनस V डिवाइडेड बाई R। ऐसे हो गया, ये R नीचे चला गया तो E माइनस V डिवाइडेड बाई, ये I इज इक्वल्स टू V बाई आर भी है, सो I इज इक्वल्स टू क्या है? V बाई आर। ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू E माइनस V, और ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई V इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? स्मॉल r। डन। ओके, अब I हमारे पास क्या है? V इज इक्वल्स टू IR है बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू क्या है? IR, मतलब V बाई आर क्या हो जाएगा? I। ओके, सो वो तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस, बस ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। अब तुम बोलो कि यार मुझे करंट चाहिए, तो करंट ये मिल जाएगा ना, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? करंट V बाई आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? करंट। तो ये V तो है, ये R को नीचे ले जाओ, R नहीं आएगा, से R को नीचे ले गए, सो E माइनस V रहेगा, V बाई आर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये V बाई आर इज व्हाट? I। So E minus V divided by R is equals to small r. That's it. Done. सिर्फ आगे पीछे करते रहे हैं। So R is equals to हमें क्या मिला? R is equals to मिला हमें ये वो फॉर्मूला, R is equals to E by V minus 1 into R। ये कहाँ से आया? अरे भाई अभी ये कॉमन निकाला है ना, ये देखो R। अभी हम बोलेंगे कि सर ये तो नहीं आया, अरे यही आएगा, देखो ये V है, मतलब ये दोनों के नीचे जाएगा। yes. तो देखो R तो था ही, अब V E के नीचे जा रहा है तो E बाई V हो जाएगा, माइनस V V के नीचे जा रहा है तो 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R। तो वही तो लिखा है। डन। तो सिर्फ मैथ्स के स्टेप्स है, इधर उधर किया हुआ है। अब इसमें नोट डाउन करने की बात क्या है? एट द टाइम ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल, देखो बैटरी में केस में उल्टा, ये सब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, क्या कि जब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, मतलब केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं, तब तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो ईएमएफ से कम मिलता है। ओके, लेकिन जब हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, उस केस में, वो वाले केस में तो अभी तो क्या मिला था मुझे? V इज इक्वल्स टू E था, मतलब EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? V माइनस IR आ जाएगा जब सर्किट में कुछ कनेक्टेड होगा तो। ओके, लेकिन अब अगर मैं चार्जिंग कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू E प्लस IR, क्योंकि मैं चार्ज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? चार्ज। ये वाला फॉर्मूला तो कब? जब डिस्चार्ज हो रहा है सब कुछ, मतलब बैटरी का हम यूज कर रहे हैं, बैटरी में जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जब हम यूज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन। लेकिन अब चार्जिंग कर रहे हैं तो बैटरी को ही खुद चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, तो वो हो जाएगा E प्लस IR। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। डन। ओके, सो वही है क्या, अगर टाइम ऑफ चार्जिंग है तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, नहीं E प्लस IR। डन। तो देखो ऐसे ही शो किया हुआ है, ये हमारा E है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये पूरी बैटरी है हमारी, ये पूरी बैटरी है, बैटरी का EMF भी है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, और ये हमारा वोल्टेज सप्लाइड जो है वो है, एंड दिस इज IR। डन। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ E, V एंड R। अच्छा, अब जो मैंने तुम्हें बताया वो डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो हम पढ़ लेते हैं। देखो EMF क्या है? बाय द डेफिनेशन, द EMF ऑफ अ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब क्या? हम उसमें से कोई भी करंट विथड्रॉ कर रहे नहीं है। And the potential difference between the 2 points is the difference of potential between those 2 points in a closed circuit, मतलब बीच में हमने कुछ करंट विथड्रॉइंग एलिमेंट रख दिया है, तब का केस। तो डेफिनेशन है नीचे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उससे क्या है?
इंडिपेंडेंट है। कौन? ईएमएफ। भाई ईएमएफ में तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा ना, बैटरी का तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, बाहर जितना भी हो उससे उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। कि ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब आर की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्मॉल आर की वैल्यू। ओके, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड नेचर, अभी हमने 4 पॉइंट देखे ना, स्मॉल आर की वैल्यू किस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वही चीज है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट पे। किसकी वैल्यू? स्मॉल आर की वैल्यू। और स्मॉल आर की वैल्यू के ऊपर तो डिपेंडेंट है ईएमएफ, कैपिटल आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर कैपिटल आर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। It depends upon the resistance between the 2 points of the circuit and the current flowing through the circuit। मतलब यहाँ पर तो दोनों के लिए ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ ईएमएफ। कभी भी हम ईएमएफ यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने कॉपर का लिया, जिंक का लिया, तो उनके बीच के जो इलेक्ट्रोड का डिफरेंस है वही है हमारा क्या, EMF, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है वो। इट इज मेजर्ड बिटवीन ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का जो पूरा होगा वही होगा क्या, ये तो सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारा क्या है, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आता है सेल। सेल मतलब क्या, यही बैटरी हमारी, ये जो बैटरी है वही। तो जैसे हमने रेजिस्टर्स को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया, इससे पहले हमने कैपेसिटर को सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, कैपेसिटर को भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया, रेजिस्टर्स को भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया। तो अब हम सेल को भी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सो सेल मतलब बैटरी। तो ये एक बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी। तो देखो तुम ऐसे ही तुम्हें दिखाई देगा कि जैसे कि यहाँ से आई करंट जा रहा है, तो वो पहली बैटरी में गया, दूसरी में गया, तीसरी में गया। ओके, सो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ये सीरीज मतलब जिससे रेजिस्टेंस का है, जिससे रेजिस्टेंस सीरीज में है वैसे ही बनेगा। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, करंट कितना हो जाएगा, देखो ये समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं करवाऊं। ओके, देखो कैसे कर रहे हैं। ये हमारी 3 बैटरीज है। ओके, तो जैसे हमने उस केस में देखा, किसमें, रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो उसमें क्या था हमारा कि आई जो था वो सब में सेम था। तो आई जो गया, इसमें गया फिर बाहर निकला, इसमें गया बाहर निकला, इसमें गया बाहर निकला, आई सेम है। डिफरेंस क्या है, ई का डिफरेंस है, वोल्टेज का डिफरेंस है, V1 V2 V3 का डिफरेंस है। तो उसमें हम क्या करते थे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा लिखते थे। ओके, अब ये हमने लिख दिया, तो उसमें से हमें क्या मिला था, इसको हमने लिखा था IR, इसको हमने लिखा था IR1, इसको हमने लिखा था IR2, इसको हमने लिखा था IR3, क्योंकि करंट सब में सेम है। I दोनों में से कैंसल्ड हो गया, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पर ये बैटरी में तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो तुम ऐसा लिख दो यार, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है। यस, ओके, हमने ऐसे लिख लिया। अब इस केस में, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में, अगर R1 R2 R3 सेम है, क्या है, सेम, ये क्या है हमारा R इक्विवेलेंट, ये सेम है। अगर तो सेम है तो मैं तीनों के केस में लिख देता हूं से R प्लस R प्लस R, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस R, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3R। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेम है, सबके सब क्या है, सेम है, तो N इंटू आर लिख सकते हैं। तो देखो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू 3 थे, तो 3R, 5 हो गए तो 5R, लाइक दैट, तो N इंटू आर। अब ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो भी क्या है, एक दूसरे के सीरीज में है, तो डायरेक्टली सम कर दो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम। तो टोटल, अब देखो टोटल रेजिस्टेंस भी मिल गया हमें। ओके, और टोटल ईएमएफ कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ देखो हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, ये हमने लिखा ना, ये रहा V इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन अगर सारा सेम है, अगर सारा वोल्टेज क्या है, सेम, अगर ऐसा हो V1 प्लस V1 प्लस V1, तो V क्या हो जाएगा,
3v1 डन। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, टोटल ईएमएफ कितना है n इंटू ई। ई सेम होगा तो n इंटू ई, अगर डिफरेंट होगा तो सम करो, सेम है तो n इंटू ई जो भी है वो लगा दो। सो n इंटू ई, तो करंट कैसे मिलेगा v बाय आर करके, v कितना है n इंटू ई जितना, और r कितना है nr प्लस r। समझ में आया ये कहां से आया? यस। पक्का। अब इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब ये सबका जो रेजिस्टेंस है उससे भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। उस केस में हम क्या करेंगे, जो कम है उसको निग्लेक्ट कर दो। सो आर कम है बहुत तो उसको निग्लेक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा NE अपॉन NR, और NN कट तो मतलब बन जाएगा E बाय R। डन। ओके। और अगर उससे उल्टा R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, तो अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा, अब ये क्लीन कर दो, सो बहुत ज्यादा ग्रेटर देन होगा तो ये R बड़ा है, मतलब ये छोटा है तो इसको निग्लेक्ट कर दो। अब क्या बना NE बाय R, तो ये बन गया I इज इक्वल टू NE बाय R। तो इससे पता क्या चला कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NE बाय R, और N क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और N क्या है नंबर ऑफ बैटरीज और नंबर ऑफ सेल्स। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स तुम ज्वाइन करोगे यहाँ पर, उतने ही ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। आया समझ में? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, N और I क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो जितने ज्यादा N मतलब क्या, कितनी बैटरीज ली है तुमने, कितने सेल्स लिए, 2 लिए हैं तो 2 लिए हैं तो जो करंट मिलेगा, और 3 लिए हैं तो जो करंट मिलेगा, तो 3 वाला करंट ज्यादा हो। सिंपल है, समझ में आ गया। सो ये सेल्स इन सीरीज में क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला है, जितना हम ईएमएफ जितने सेल्स ज्यादा लेंगे उतना करंट ज्यादा मिलेगा। अब वैसे ही सेम पैरेलल, तो सेल्स इन पैरेलल। ओके, तो ये हो गए हमारे सेल्स इन पैरेलल। वही कंसेप्ट जो अभी रेजिस्टेंस के लिए दिखा कि भाई सेल्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, सबका स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, सबके एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, वो पैरेलल है। लेकिन एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्ट पॉइंट, तो वो क्या है, सीरीज है। ओके, वैसे ये कनेक्ट कर दिया। अब वापस यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। सो मान लो कि यहाँ पर है R1 R2 R3, तो हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ओके, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट जो है, करंट ओके वो बढ़ जा रहा है, करंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो वहां पर हम V1 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था, जैसे वहां डिराइव किया था रेजिस्टर के केस में, वैसे ही यहाँ डिराइव करेंगे क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I को हम लिख सकते हैं क्या, V इज इक्वल टू IR है, V इज इक्वल टू IR है। सो I को हम लिख सकते हैं क्या, V बाई R। इसको भी हम, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है तो इसको भी लिख सकते हैं V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। V सब में से कैंसिल, तो हमें फॉर्मूला मिल गया 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लेकिन ये तो बड़ा है, हमें तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करनी है, कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं। 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब अगर ये सबकी वैल्यू सेम है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस सब में क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, ये है मेरा R इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर ये क्या है, मेरा R इक्विवेलेंट। तो देयरफॉर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। अगर सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 अपॉन R। और ये R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल है ना, 1 अपॉन है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाई 3। तो मतलब क्या आया, R बाई N आया ना। ओके, 5 हो गए तो R बाई 5। सो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया हमें R बाई N। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, अब देखो पैरेलल में है या सीरीज में है, ये इक्विवेलेंट मिल गया तुम्हें, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे, एक तीनों का इक्विवेलेंट मुझे मिल गया है। और अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये और ये किस में है, अब सीरीज में है। ये तीनों पैरेलल में थे लेकिन उसका इक्विवेलेंट और ये क्या हो गया, सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये इक्विवेलेंट वाला और प्लस सीरीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट प्लस, नॉट 1 अपॉन वाला, डायरेक्ट प्लस। ये कर दिया हमने। टोटल ईएमएफ कितना है, तो यहाँ पर तो वोल्टेज डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे सबका सब क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
डन। तो अगेन फॉर्मूला में वैल्यू पुट की तो हमारा फॉर्मूला आ गया है E/R/N+R। अब वही केस क्या, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी 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 स्मॉल, उसको निग्लेक्ट कर दो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा E/RN, मतलब n ऊपर जाएगा तो NE/R। व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज बिग और ये स्मॉल है उसको निग्लेक्ट कर दो तो वो क्या बन जाएगा E/R। तो सेल्स इन अ पैरेलल के लिए हमें पता चलेगा अगेन क्या कि सेल्स इन पैरेलल तुम निकालोगे, ओके तो जब भी तुम सेल्स इन पैरेलल निकालोगे तो यहां पर भी तुम देख सकोगे क्या कि जितने तुम R I और N जो है, ओके देखो I और N जो ये रब कर दो ना, अब तो समझ में आ गया। तो यहां पर भी तुम्हारा क्या मिला कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो E/R आएगा, अगर कम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है ये R कम है तो हमारा फॉर्मूला ये वाला है। कहने का मीनिंग क्या है, ये अभी हमने निकाला वो है, ओके सो कहने का मीनिंग क्या है, सेल्स इन पैरेलल, कहने का मीनिंग ये है, ओके कहने का मीनिंग क्या है, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। कौन सा केस, ये वाला केस, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी लेस है तो नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। तब मतलब देखो यहाँ पर मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा होगा तब। और वहां पर क्या मिल रहा था, यहां पर क्या मिल रहा था सीरीज में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो तब हमें ज्यादा करंट मिल रहा था, और पैरेलल के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा हो तब हमें ज्यादा करंट मिल रहा है। पता कैसे चलेगा, यहाँ पे n आ रहा है, ये कौन से केस में आ रहा है, R ग्रेटर देन, कैपिटल R ग्रेटर देन में n आ रहा है, वहां पे स्मॉल r ग्रेटर देन और से कैपिटल R लेस देन में आ रहा था, ये रहा स्मॉल r लेस देन में n आ रहा। समझ में आया। इसके बेस पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि करंट कब ज्यादा होगा, सीरीज में या पैरेलल में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट जो ड्रॉन करंट है वो कब ज्यादा होगा, जब तुमने सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तब, या तुमने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तब। तो पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो सेल्स है 3 सेल्स 2 सेल्स जो भी गिवन है वो सीरीज में है या पैरेलल में। ओके सीरीज में होगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, जैसे ये पैरेलल में है, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है ओके तो उसका तुम्हारा पैरेलल वाला R निकालो। और अब पैरेलल में कनेक्ट किया है तो हमने देखा था कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सब में जो लीस्ट रेजिस्टेंस होता है ना उससे भी छोटी वैल्यू आती है, देखा था हमने। ओके तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर करो तुम कि कितना आएगा तो डायरेक्टली तुम्हें पता चल जाएगा कि n कहाँ पे आ रहा है, जब R लेस देन हो तब, और सीरीज में n कहाँ आता है, जब R ग्रेटर देन हो तब। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R तुम्हारा ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से या कम है, मतलब R इज वेरी वेरी लेस देन R/N है। ये R/N क्या है तुम्हारा, जो बैटरी है वो अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ कि ये एक बैटरी है, मतलब सेल है, ये एक सेल है और से ये दूसरा सेल है और से ये तीसरा सेल है, ये 3 सेल है। ये 3 सेल क्या लग रहे हैं, ये तीनों सेल है, सेल मतलब क्या है, ये बैटरीज है, ये 3 सारी बैटरीज है। तो इसका EMF E होगा और ये होगा R, ये E होगा, ये होगा R, ये E होगा, ये होगा R। डन, इंटरनल रेजिस्टेंस R और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। कहने का मीनिंग क्या है, ये लोग पैरेलल में, ये लोग पैरेलल में है, सो हमारा फॉर्मूला क्या बनता था, हमारा फॉर्मूला बनता था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अगर दोनों सेम है तो वो बनेगा 1/R प्लस 1/R दैट इज इक्वल्स टू 2/R। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा क्या, R/N, ऐसा हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर मेरा R इक्विवेलेंट की कीमत वैल्यू गिवन है, ओके कितनी है, R स्मॉल r की वैल्यू है सपोज 1 ओम, कैपिटल R की वैल्यू है सपोज 10 ओम। डन, अगर ऐसा गिवन है, अगर ऐसा गिवन है तो की बात है। ओके सो
स्मॉल r मुझे मिला। नाउ r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r बाई n। तो r इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, r है मेरा 1 डिवाइडेड बाई n 3 है तो 1/3, तो ये तो 0.33 आ गया। ओके अब r इक्विवेलेंट मिल गया तुम्हें और अब तुम्हारे पास r भी है, तो अब कंपेयर कर लो 10 बड़ा है या 1/3 बड़ा, 10 बड़ा है। तो 10 बड़ा है मतलब कैपिटल R बड़ा है, तो कैपिटल R बड़ा है मतलब इस केस में तो क्या आया, ये वाला फॉर्मूला लग गया। डन। ओके अब हम कुछ और लेते हैं, देखो और कुछ क्या ले, जैसे कि हम ले r बाई n है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम इसको कम ले लेते हैं ना, इसको 1 ओम ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने, 1 ओम, ये ले लिया 1 ओम और इसको ले लेते हैं 10 ओम, उल्टा ले लिया। इसको 10 ओम ले लिया तो यहाँ पे फॉर्मूला R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना आया, 10 ओम लिया है, सो R मतलब कितना है 10 डिवाइडेड बाय n कितने थे 3। डन। तो ये 10/3 आया, मतलब क्या आया 3.33 आया। ओके 3.33 ओम और R कितना है 1 ओम, तो कौन बड़ा, 3.33 बड़ा। सो R इज R इक्विवेलेंट इज मतलब ये वाला जो है R बाई n वाला फॉर्मूला, ये R बाई n वाला फॉर्मूला मतलब R इक्विवेलेंट, तो वो अब क्या आया, ज्यादा आया, तो ये केस में वो ज्यादा आया। अब क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। तो ऐसे इक्वेशन पूछे जाएंगे, समझ में आया। तो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलेगा कि यार अरे यार ये कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे सेट करके। अंडरस्टूड। ये जो n है वो n यहाँ पर कब n आ रहा है, जब r लेस देन हो तब। सीरीज में कब आ रहा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तब। तो ये 4 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये मतलब इन शॉर्ट तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले कि करंट कैसे मिलेगा और उस केस में करंट कैसे मिलेगा, उससे तुम चारों चीजें लिख सकते हो। डन। ओके तो ये था हमारा सेल्स इन पैरेलल एंड सेल्स इन सीरीज। क्या करना है, कंटिन्यू करें। 1 2 और 3 टॉपिक बाकी है। एक है किरचॉफ लॉ, हाँ मतलब वैसे ही बोले तो 2 ही बाकी है, किरचॉफ लॉ एंड व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके 2 थियरी बाकी, तुम बोलो तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास। व्हाट हुआ है करें, स्कूल तो नहीं जाने वाले तुम। चिराग क्या लग रहा है, पूरी क्लास तो बैठ गया और बैठ गया। क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बैठे हो लेकिन जा रहा है अंदर, देखो फिर तो चला जाएगा फिर सब। करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो चिराग, टू योर चॉइस। करवाऊं तो फिर ऐसे देखो, नीचे मुंडी मत रखना भी। वो लाइट सर में आंख में पड़ रही है तो और कर दो। अच्छा कोने में देखो, कोने में से देखो, ऊपर मत देखो। ये जैसे दो प्रोटेक्शन नहीं, इसमें जो भी खींचे थे इसको मैं ले लिया। अच्छा चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल, वेरी सिंपल है। देखो और इसके बेस पे देखो, ये जो अभी हम 3 टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट में अभी हम समझेंगे ना, तुम्हें बहुत इजी लगेगा। ओके फिगर देख के तुम्हें लगेगा ये क्या है, जैसे कि बुक में अगर तुम एग्जाम्पल देखो तो देखो बुक में अगर तुम इसका एग्जाम्पल देखोगे तो ऐसा न्यूमेरिकल होगा कि ये क्या बनाया है भाई, ऐसा लगेगा। हाँ तो ये ऐसे फिगर लगेगी 119 पे। ओके तो लगेगा कि ये क्या बनाया है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट बहुत ही ज्यादा इजी है। कंसेप्ट समझोगे तो बहुत ज्यादा इजी है। ओके सो अच्छे से कंसेप्ट समझो, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव के न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। ओके देखो तो समझते हैं
किरचॉफ ने मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल लूप हो और इलेक्ट्रिकल सर्किट हो उसको हम जनरली ओम्स लॉ से सॉल्व करते हैं। किससे? ओम्स लॉ से। मतलब क्या? V = IR और R = V/I। ओके, उससे सॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, जैसे सीधी सीधी सर्किट हो, ओके, रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में, और ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा सीधा सीधा ही लग रहा है, तो हम ओम्स लॉ यूज करते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो हम किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। साइंटिस्ट का नाम है, ओम भी साइंटिस्ट का नाम था, किरचॉफ भी साइंटिस्ट का नाम ही है। सो किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। अब किरचॉफ लॉ में भी दो लॉ है। क्या? किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। मतलब एक करंट के लिए लॉ है और एक वोल्टेज के लिए लॉ है। सबसे पहले किरचॉफ का करंट लॉ देखते हैं। देखो, तो शॉर्ट में बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोल रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें नोड बताता हूँ। नोड और जंक्शन किसे बोलते हैं? नोड और जंक्शन, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे नहीं बोलते भरूच जंक्शन। ओके, तो जंक्शन कब बोलते हैं हम? जब दो से ज्यादा चीजें एक जगह पे इकट्ठा हो रही हो तब हम उसे बोलते हैं जंक्शन। जैसे कि हम टर्मिनल बोले, ओके, जैसे भरूच जंक्शन कब बोलेंगे हम? भरूच जंक्शन जब यहाँ पर 3 जगह तुम जा सकते हो। कहाँ पे? 3 जगह। जैसे तुम भरूच पे खड़े हुए हो तो सूरत जा सकते हो, भरूच में खड़े हुए हो तो तुम अहमदाबाद जा सकते हो। तो ये दो तो हो गई, लेकिन दो या दो से मतलब दो से ज्यादा, क्या? दो से ज्यादा हो तब हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो भरूच पे तुम खड़े हो तो दहेज भी जा सकते हो, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। हर जगह से ऐसा नहीं होता। जैसे अंकलेश्वर स्टेशन है नेक्स्ट, तो अंकलेश्वर जंक्शन नहीं है, अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन, अंकलेश्वर जंक्शन नहीं लिखा होगा। बड़ा बड़ा वो येलो कलर का बोर्ड लगा हुआ होगा, उसमें ब्लैक कलर से लिखा हुआ होगा ना, तो वहां पे अंकलेश्वर ही लिखा हुआ होगा, अंकलेश्वर जंक्शन नहीं लिखा होगा। लेकिन भरूच में लिखा होगा भरूच जंक्शन। क्यों अंकलेश्वर में? क्योंकि अंकलेश्वर से भी सूरत जा सकते हैं, अंकलेश्वर से भी अहमदाबाद जा सकते हैं, लेकिन अंकलेश्वर से दहेज नहीं जा सकते, तो वो जंक्शन नहीं है। वडोदरा है तो वडोदरा से तुम सूरत जा सकते हो, वडोदरा से तुम अहमदाबाद जा सकते हो, लेकिन वडोदरा से तुम दाहोद भी जा सकते हो, दाहोद, गोध्रा, मध्य प्रदेश। ओके, वैसे रूट निकलता है। तो तीसरी भी डायरेक्शन आ गई तो वो क्या बन गया? जंक्शन। अहमदाबाद भी क्या बन गया? जंक्शन। तुम सोमनाथ जाना हो, यहाँ मुंबई जाना हो, ऊपर जाना हो, दिल्ली जाना हो, सब जगह जा सकते हो। दो से ज्यादा है, मतलब 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, तो उसे बोलते हैं जंक्शन या नोड। समझ गए? ओके, तो देखो यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसको हम नोड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 करंट आ रहे हैं और 5 वायर आ रहे हैं। डन? तो दो से ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? नोड और जंक्शन। अच्छा, चलो, क्या बोल रहा है? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। The algebraic sum of the currents meeting at a junction in a closed circuit is 0. क्या बोल रहे हैं? एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम करंट का क्लोज्ड सर्किट में, वो क्या हो जाएगा? 0। वो क्या हो जाएगा? 0। कहने का मीनिंग क्या है? जो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, जंक्शन की अंदर की तरफ, उसको मान लो सपोज प्लस, और जो बाहर की तरफ है उसको मान लो सपोज माइनस। तो देखो यहाँ पर ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है। डन? तो कैसे लिखेंगे? प्लस I1 प्लस, कहाँ गया I1, माइनस, बाहर गया है तो माइनस। देखो क्या क्या है, तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या लेंगे। जैसे हम कोई भी नोटेशन ले सकते हैं। हाँ, तो हमने क्या नोटेशन लिया? हम नोटेशन ले रहे हैं कि इनसाइड वाला पॉजिटिव और आउटसाइड वाला नेगेटिव। डन? तो पहले तो देख लो कि कौन कौन इनसाइड में है। तो इनसाइड में कौन कौन है? देखो I1 बाहर जा रहा है, I2 इनसाइड में है, ओके। फिर और कौन? I3 बाहर जा रहा है, I4 अंदर जा रहा है, तो एक दूसरा है I4, और I5 अगेन बाहर जा रहा है। तो आउटसाइड में कौन कौन है? I1 है, I3 है और I5 है। अब इनका एल्जेब्रिक सम जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कब? इनसाइड वाले को पॉजिटिव लो तो हम क्या लेंगे? I2 प्लस I4, और आउटसाइड वाले को क्या लो? नेगेटिव, तो क्या लेंगे? -I1 -I3 -I5। ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। दैट्स इट। यही था हमारा किरचॉफ करंट। सिंपल। ओके, यहाँ पे तुम उल्टा भी ले सकते हो कि इनसाइड वाले को नेगेटिव लो,
आउटसाइड वाले को पॉजिटिव लो तो भी सेम आंसर आएगा। क्यों सेम आंसर आएगा? ये सब कुछ को जीरो के उस साइड ले जाओ तो यहाँ बन जाएगा जीरो, और इस साइड जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। समझ में आया? तो ये तो तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरल क्या लेते हैं हम कन्वेंशन से, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, तुम उससे उल्टा लेना चाहो तो भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। डन? तो ये भी था किरचॉफ का करंट लॉ। समझ में आ गया? पक्का? पक्का? ओके चलो। तो देखो आई, और तुम ऐसा भी बोल सकते हो, देखो ये तो एक वे है बोलने का, दूसरा वे भी है क्या, करंट कमिंग इनसाइड द सर्किट, दैट करंट कमिंग इनसाइड द जंक्शन दैट इज इक्वल्स टू करंट गोइंग आउटसाइड द जंक्शन। ये भी बोल सकते हो। कैसे? कि हमने ये लिख दिया ना, तो ये सारे के सारे उस साइड चले जाएंगे, तो फिर I2 और I4 क्या है, इनसाइड है, सो करंट कमिंग इनसाइड का सम दैट इज इक्वल्स टू करंट गोइंग आउटसाइड का सम। तो इनसाइड इज इक्वल्स टू आउटसाइड भी बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक सम जो होगा वो डायरेक्टली कितना है, 0। डन? कोई भी तरह से लिख सकते हैं। तो देखो I एग्जिटिंग बाहर निकलने वाला, एंड I एंटरिंग कहाँ, अंदर और बाहर, जंक्शन पे, नोड पे अंदर और बाहर जाने वाला, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। और से समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। तो वही हमने लगा दिया है। और एक मार्क में पूछा जाए कि भाई ये कौन सपोर्ट करता है इसे, सो किरचॉफ करंट लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है भाई, वही एनर्जी वाला, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे ही चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। डन? ओके। सो किरचॉफ करंट लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ गया करंट लॉ? सिंपल है। अब वोल्टेज लॉ देखते हैं। अगेन इजी, ध्यान दोगे तो इजी है। देखो ऐसे लगेगा क्या क्या है, लेकिन इजी है। क्या बोल रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। अभी हम अलजेब्रिक सम किसका ले रहे थे, करंट का। अब हम क्या लेंगे, अलजेब्रिक सम किसका लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स, मतलब वोल्टेज का, एंड EMFs अलोंग एनी क्लोज पाथ, मतलब के अलजेब्रिक सम लेंगे हम किसका, पोटेंशियल का और EMF का, along any closed path, कोई भी closed path में in an electric network is always 0। मतलब वहां पर तुमने करंट का सम किया, algebraic सम 0 आया, और यहाँ पर तुम वोल्टेज का algebraic सम करोगे और वो आएगा 0। दैट्स इट। अब वहां पे डायरेक्शन क्या ली हमने, सपोज इनसाइड डायरेक्शन पॉजिटिव, आउटसाइड डायरेक्शन नेगेटिव। यहाँ क्या डायरेक्शन लेंगे, तो यहाँ डायरेक्शन के लिए थोड़े नियम है, वो नियम समझो। देखो सबसे पहला नियम, जैसे कि ऐसा समझो हम यहाँ आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर, यहाँ, इसे यहाँ आगे बढ़ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, ये ADC में आगे बढ़ रहा है। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, A, पहले कहाँ से कहाँ जाएंगे, A to C जाएंगे, C to D जाएंगे, D to वापस A जाएंगे, A C D A। ओके, बीच में क्या क्या आ रहा है देखो, यहाँ से यहाँ गए, बीच में कौन आया, रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जब आए उसका रेजिस्टेंस होगा, और करंट की डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये I1 प्लस I2, हम जहां जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में, सो हम जहां जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव, और हम जहां जा रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन हो तो वो नेगेटिव लेना है। दैट्स इट। I into V is equals to IR कर दो, तो क्या करेंगे, I1 प्लस I2 into R2, तो ये मिल गया है तुम्हारा V, वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं I1 I2 भी वहीं जा रहा है। फिर क्या आया, I2 कहाँ जा रहा है, इस साइड, तो I2 ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब अगेन पॉजिटिव लेंगे। वोल्टेज क्या बनेगा, V is equals to IR, so I2 into R3। डन, वो हो गया। अब आए तुम कहाँ पर, बैटरी पर, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जिस जगह से तुम जा रहे हो उस जगह जो पहला टर्मिनल आए ना वो तुम्हें साइन लेना है। अगर नेगेटिव टर्मिनल आया तो तुम्हें नेगेटिव EMF लेना है, और अगर तुम ऐसे आ रहे हो तो पॉजिटिव पहले आएगा तो पॉजिटिव EMF। सिंपल। फिर से क्या, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो कौन सा टर्मिनल पहले आएगा, नेगेटिव वाला टर्मिनल पहले आएगा, तो E की वैल्यू क्या लेंगे, -E। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो पॉजिटिव वाला पहले आएगा, तो यहाँ पे E क्या लेंगे, +E। दैट्स इट। सिंपल, खत्म हो गया। यहाँ पर देखो समझते हैं, ये तो समझ गया अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0। सो समेशन ऑफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अब साइन कन्वेंशन देखो,
द ईएमएफ इज टेकन पॉजिटिव, ईएमएफ अभी जो बताया वो पॉजिटिव लेंगे कब, व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये सब याद रखना नहीं है, ये समझने के लिए है। ओके तो जैसे ऐसी बैटरी है और हम ऐसे जा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, तो ये की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब अगर उल्टा उससे कि हम जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे आएंगे तो पहले कौन आएगा, नेगेटिव, फिर आएगा पॉजिटिव, तो ई की वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव, सिंपल। सो द ईएमएफ इज टेकन नेगेटिव व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ई का हो गया। रेजिस्टर का, तो रेजिस्टर का क्या है, देखो हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं और आई भी वैसे जा रहा है तो प्लस आई आर, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं और से हम ऐसे ये आई आर, हम ऐसे जा रहे हैं लेकिन करंट ऑपोजिट में जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट सामने आ रहा है, तो फिर हम क्या लेंगे, नेगेटिव। वही देखो, इफ द रेजिस्टर इज बीइंग ट्रैवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज टेकन एज पॉजिटिव, or if the resistor is being traversed in the direction opposite to the current then it is negative, simple। तो देखो एक मैं बताता हूं, दूसरा मैं तुम्हें करने को दूंगा। देखो फॉर लूप ए बी सी ए, कौन सी लूप, ए बी सी ए, तो उसके लिए हम लिखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके समेशन करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। ए से गए सबसे पहले ई पर गए तो कौन आ गया, प्लस आ गया, मतलब प्लस ही लिखेंगे, तो लिख लिया प्लस E1, वो E1 है तो प्लस E1 लिख लिया। ओके अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या आया R1। अब R1 हम जा रहे हैं ऐसे और R1 में से देखो I कहाँ फ्लो हो रहा है, I1 कहाँ है, ऑपोजिट, तो वोल्टेज V इज इक्वल्स टू IR है। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, I1 R1, लेकिन प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, क्योंकि हम तो ऐसे जा रहे थे, वो भाई साहब तो ऐसे आ रहे हैं, उल्टा ऑपोजिट आ रहे हैं, तो हम लेंगे माइनस I1 R1। ओके फिर यहाँ से गए, फिर हम जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, कौन आ गया, R2। अब यहाँ पर करंट क्या है, देखो I1 प्लस I2 सामने आ रहा है और हम जा रहे हैं ऐसे, मतलब नेगेटिव होगा। ओके अब V इज इक्वल्स टू IR, तो I क्या है, I1 प्लस I2, और R क्या है, R2, तो माइनस में I1 प्लस I2 इनटू R2, और यहाँ से हम वापस A पर आ गए तो पहुंच गए इज इक्वल्स टू 0। खत्म, आया समझ में, आ गया पक्का। तो अब इसके लिए तुम लिखो, ये कौन सा था हमने किया, ए बी सी ए, तो तुम उल्टा लिखो, से ए डी सी ए के लिए लिखो। किसके लिए लिखोगे, ए डी सी ए के लिए लिखो। मैं पूछता हूँ तुम्हें, ए बी सी ए डी सी ए के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखो। देखो ए से डी पे जाओगे तो कुछ है ही नहीं, तो आगे बढ़ो, फिर डी टू सी जाओ और फिर सी टू ए जाओ। हो गया, बोलो E2 माइनस E2 माइनस E2, नहीं माइनस E2 नहीं, हाँ E2 के बाद E2 प्लस है, E2 के बाद माइनस, हाँ I2 इंटू R3, I2 इंटू R3 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2, I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। ओके ज़ूमी तुम्हारा भी यही है, तो तुम्हारा क्या है, क्या नहीं समझ, अभी बोल रहे थे समझ में आया, तुम्हें समझ में आया सृष्टि, कुछ रखा है। अच्छा लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे, लेकिन ये इससे पहले किया वो समझ में आया। अच्छा देखो फिर से करेंगे, क्या है, देखो क्या था, ये हमारी सर्किट है, हमारा पाथ कौन सा है, ए बी सी ए, तो हम जाएंगे ए टू बी पर, फिर सी पर और फिर ए पर, ठीक है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है। ओके तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए से जाएंगे बी पर, तो कौन आ रहा है, ई आ रहा है, ये पहले आया, अब ये पहले आया, हम जा रहे हैं कैसे, ऐसे, फिर ऐसे जाएंगे,
फिर ऐसे जाएंगे, ए बी सी ए, तो ए बी सी ए तो ऐसे ही है ना, ओके हम ऐसे जा रहे हैं। तो पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, तो E1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, सो E1 पॉजिटिव। फिर यहां से तुम गए तो रेजिस्टर आया, रेजिस्टर आया तो करंट की डायरेक्शन देखो कौन सी है, ऐसी है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो ऐसे जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, मतलब साइन क्या हो गया, माइनस। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, IR, तो I कितना है इसमें, I1, और R कितना है, R1, तो वोल्टेज कितना हो गया, I1 R1। अच्छा ये खत्म, अब B2C जाएंगे, तो B2C में तो कुछ है ही नहीं, तो छोड़ो, अब C2A जाएंगे, C2A जाएंगे, हम जा रहे हैं ऐसे, और ये भाई साहब I1 और I2 आ रहे हैं सामने, सो साइन आ जाएगी माइनस। अगेन V इज इक्वल टू व्हाट, IR, I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 I की वैल्यू है, ठीक है, और R की वैल्यू क्या है, R2, तो दैट्स इट, I1 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, तो पहुंच गए ये पर, खत्म, डन, ओके। तो देखो वही चीज आ रही, आया तुम्हें समझ में सृष्टि? चलो तो अब फिर से मैं दे रहा हूँ, जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, ओके। हाँ चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिर से करो, लेकिन मैं रूट थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, A C D A के लिए लिखो, A C D A के लिए लिखो, कौन सा? क्या हुआ, वो सर्विस नहीं वो मैंने ये पढ़ा है, ACDA, देखो ये रहा A, ये रहा C, ये रहा D और ये रहा A। हो गया, बोलो। अच्छा ठीक है, उसको बोलने दो। हम्म हम्म ये समझ में आ गया, पॉजिटिव लिखना नहीं आ रहा। लिखने में क्या है, सारे वोल्टेज लिखते जाने हैं। आज जहाँ पे रेजिस्टर होगा वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर, और जहाँ पे बैटरी होगी वहाँ पे E लिखना है, प्लस E लिखना है, माइनस E हो, तुम्हें पता है, तो लिखना क्या नहीं आ रहा, प्लस माइनस ही तो करते जाना है, बोलो। ए से सी गए तो ये I1 I2 है, ये पॉजिटिव में है बराबर, तो इसको कैसे लिखें? I1 प्लस I2 ही लिखो। V का फॉर्मूला, हमें क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लॉ मतलब V, तो V लिखना है हमें, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो जो I है वो I लिख लो, और जो R है वो R लिख लो। I क्या है, I1 प्लस I2 I है, सो I1 प्लस I2, और R की जगह लिख लो R2, दैट्स इट, हो गया। ऐसे I1 प्लस प्लस I1 I2 नहीं, प्लस है तो प्लस लिखो, हाँ प्लस इंटू I इंटू R था ना, V इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, IR मतलब क्या, I इंटू R, या IR मतलब क्या, I इंटू R, तो बस अब यहाँ से तुम जाओगे तो वहाँ का लिए I क्या है, I1 प्लस I2 है, तो V क्या हो जाएगा, या I की जगह मैंने लिख दिया I1 प्लस I2, और R की जगह पे क्या लिखूँ, तो R2 है, तो दैट्स इट, हो गया इसका वोल्टेज। फिर यहाँ आओगे तो यहाँ पे करंट लो, और यहाँ का रेजिस्टेंस लो, हुआ सृष्टि? बैटरी है तो बस प्लस इक्वल I1 प्लस I2, रुको मैं लिखता हूँ, पता नहीं क्या होगा। हाँ कोई बात नहीं, उसमें क्या है, तभी तो आएगा। चलो बोलो, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 R2
R2 I2 माइनस माइनस में I2, नहीं एक मिनट हाँ I2 माइनस R3 यहाँ पे R3 लिखूं, हाँ R3 E2 प्लस या माइनस, नहीं माइनस माइनस E2, I2 I2 फिर से हाँ नहीं, रुको मैं बताता हूँ, I2 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे I2 लिखा है इसलिए तुमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। ओके देखो बताता हूँ क्या है, फिर से तुम बोल दो पवन। सर वो I2 R3 है ना, ये एक मिनट एक हाँ उस वहाँ पे प्लस आएगा और I2 नहीं आएगा हाँ बस। ओके देखो क्या कर रहे हैं हम वोल्टेज लो देख रहे हैं। कौन सा लो देख रहे हैं? वोल्टेज लो। तो वोल्टेज लो में ये जो हमारा E है वो E ही क्या है? वोल्टेज है। E ही वोल्टेज है, तो E की जगह तो E लिखेंगे। अगर मुझे रेजिस्टर गिवन है, ओके, तो रेजिस्टर गिवन है उसको मुझे V की टर्मिनोलॉजी में लिखना है, तो मेरा ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये जो R होगा मतलब यहाँ पे से जो भी I जाएगा, सपोज मेरा I5 जा रहा है तो मैं लिख दूंगा I5, और यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा मेरा से R3, तो मैं I की जगह मैंने क्या लिख दिया, वहां जो करंट जा रहा है वो, तो वहां कौन करंट जा रहा है? I5, तो मैंने I5 लिख दिया। R की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो, तो मैंने लिख दिया R3। अब साइन क्या लूं, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट भी वैसे जा रहा है तो पॉजिटिव, मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट ऑपोजिट आ रहा है तो नेगेटिव, दैट्स इट। तो ये हो गया E वाला और ये हो गया रेजिस्टर वाला, ये दो ही केस है। ओके डन। सो अब देखो E हमेशा अकेला होगा, उसके साथ I R कुछ नहीं आएगा, और ये लोग हमेशा डबल में होंगे। ओके चलो, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ से जा रहे हैं तो रेजिस्टर आया, हम ऐसे जा रहे हैं और रेजिस्टर भी वही है, मतलब I1 प्लस I2 भी वही है, तो प्लस आएगा। तो देखो यहाँ प्लस, वेरी गुड, करेक्ट है। सो I1 प्लस I2 इंटू R2, तो ये तो करेक्ट है। डन, ये आ गया। अब तुम वहां पहुंच, ये सही है, गुड। अब तुम सी पर पहुंच गए। अब सी से तुम आ रहे हो यहाँ पर, तो सी से तुम यहाँ आ रहे हो, तो अगेन हमें क्या देखना है, उसका वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना है? I कितना है वहां पे? I2, तो वहां तुम क्या लिखोगे? I2 इंटू R कितना है हमारा? R3, तो वहां पे क्या लिखोगे? R3। अब डायरेक्शन, तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो I2 भी उसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में I है। यहाँ पर देखो जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे थे उसी डायरेक्शन में ये I था, तो इसीलिए प्लस आएगा। वैल्यू तो तुमने सही लिखी थी, ये थोड़ा गलती हो गई थी। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या आया? E। तो देखो E तो अकेला है, भले ही यहाँ पे मैंने I2 लिख दिया है, ये तो I2 की डायरेक्शन है, उसको इसके साथ जोड़ नहीं देना है। ओके, वो तो मैं कहीं पर भी I2 लिख दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं कि ये I1 है, तो मैंने यहाँ I1 लिख दिया, तो तुम ये दोनों को साथ में मत ले लेना। EMF तो अकेला ही होता है, रेजिस्टर्स के साथ वो क्या है? I है। EMF तो अकेला ही रहेगा। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तुम लिख दो सिर्फ E2, तो मैंने लिख दिया सिर्फ E2, ये आएगा नहीं। ओके, सिर्फ E2 आएगा। साइन जो नेगेटिव पहले है तो नेगेटिव E2, पॉजिटिव पहले होगा तो पॉजिटिव E2, दैट इज इक्वल्स टू 0। आ गया समझ? सृष्टि आ गया? जूम इन, डन। ओके चलो, सो दिस इज अबाउट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, और इसका देखो, इसका सपोर्ट, वहां से सपोर्ट किसका मिल रहा था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ पे सपोर्ट क्या मिल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो किरचॉफ वोल्टेज लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन। ओके, बस तो यही हमारा वोल्टेज लॉ है। समझ में आ गया? इजी लगा? तो किरचॉफ लॉ इजी है यार, वैसे ही विस्टन भी इजी है। किरचॉफ इजी है क्या? करंट लॉ में क्या बोला कि भाई समेशन ऑफ ऑल द करंट क्या हो जाएगा? 0। ओके, वो अच्छे से लिखना, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई अंदर आ रहा है प्लस, बाहर जा रहा है माइनस, सबका तुम प्लस माइनस करोगे, वो आ जाएगा 0। तो वहां साइन कन्वेंशन क्या है? सपोज अंदर आ रहा है प्लस तो बाहर जा रहा है माइनस, दैट्स इट। करते जाओ, I1 माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 वैसे। और फिर पोटेंशियल में क्या है? तो पोटेंशियल में भी वही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या है? E और R जहां जहां होगा वहां पर। तो साइन कन्वेंशन क्या है? टर्मिनल में तो जो पहले नेगेटिव आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। और R के केस में क्या है? अगर R के केस में I2 हमारे सामने आ रहा है हमारे डायरेक्शन के, तो नेगेटिव, हमारी डायरेक्शन के साथ ही आ रहा है तो
पॉजिटिव, V इज इक्वल टू IR। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज जो होगा सबका उसी होगा। डन। अब यहाँ पे हम समझते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या? व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो देखो ये क्या बोल रहा है, अगेन केमिस्ट्री में हमने एक न्यूमेरिकल में व्हिटस्टोन ब्रिज लेके आए थे और वो जो थर्मल कंडक्टिविटी मेजर करनी थी तो एक रेजिस्टर पता नहीं था हमें, ओके, बहुत छोटा था इसलिए, तो उस केस में हम बोले थे कि व्हिटस्टोन ब्रिज, मैंने बताया था कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, याद आया? सो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो व्हिटस्टोन ब्रिज कहाँ यूज होता है? पहली बात कि जहां सपोज तुम्हारे पास 4 रेजिस्टर है, कितने? 4, और उसमें से 3 की वैल्यू तुम्हारे पास नोन है और 1 की वैल्यू अननोन है, तो ये अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज यूज होता है। 4 रेजिस्टर है जिसमें 3 की वैल्यू, मतलब इन शॉर्ट अननोन रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है। सपोज ऐसा मान लो मेरे पास बल्ब है, मेरे पास ट्यूबलाइट है, मेरे पास फैन है और मेरे पास एसी है। क्या क्या है? बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एसी और फैन है, 4 चीज है। अब मुझे सब लोग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, एसी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, फैन का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ट्यूबलाइट का कुछ रेजिस्टेंस होगा और बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा। एसी का रेजिस्टेंस कितना है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फैन का रेजिस्टेंस कितना है वो मुझे पता है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है वो भी मुझे पता है और ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस कितना है वो भी मुझे पता है। सो इन दिस केस जिसका मुझे ना पता हो उसके साथ 3 कैसे ले लो, जिसके पता हो वो ले लो। मुझे एसी का नहीं पता तो मैं उसके साथ कौन से 3 रेजिस्टर ले लूंगा। सपोज दूसरा कुछ है, सपोज वॉशिंग मशीन है, तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो फिर मैं सर्किट में एसी और वॉशिंग मशीन को एक साथ नहीं रखूंगा। क्यों? अगर रख दिया एसी, वॉशिंग मशीन, ट्यूबलाइट एंड बल्ब तो 2 नोन और 2 अननोन हो गए, वैसे सॉल्व होगा नहीं। एक अननोन होना चाहिए, तो या एक ही एसी रखो या एक ही वॉशिंग मशीन रखो। ओके, सो एक एसी रख दिया और बाकी 3 क्या रख दिए? नोन। बाकी 3 रेजिस्टर क्या? नॉन रेजिस्टेंस रख लिए, तो जो अननोन है वो मिल जाएगा। डन। तो ये कब यूज होगा? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, जिसका रेजिस्टेंस, जो इक्विपमेंट का रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं पता, उसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम व्हिटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। समझ में आया? ये सब तो मैं सिमिलरिटी बैठा रहा था, समझ में आया इसलिए। ओके चलो, सो देखो यहाँ पर सपोज 4 रेजिस्टेंस है, PQRS, मान, बट अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये 4 रेजिस्टेंस का देखा हमने, 4 में से 3 का नोन होगा और 1 का क्या होगा? अननोन। तो अगर 3 का नोन है और 1 का अननोन है तो अननोन का कैसे मिलेगा? वही तो हम समझ रहे हैं अभी कैसे मिलेगा। ओके चलो, तो जैसे कि ये हमारी बैटरी है तो यहाँ से करंट पास होगा, तो यहाँ से करंट बट जा रहा है, देखो I1 ऊपर जा रहा है, I2 नीचे जा रहा है। अब यहाँ से वापस